लास्ट हमने चार्टर एक्ट किया था, चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 के टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड डलहौजी थे। (1848) से 1856 तक था इनका टेन्योर एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इन्होंने अपने टाइम पे इंडिया में पोस्ट ऑफिस सर्विस स्टार्ट की। इंडिया में इन्होंने रेलवे लाइन लेट डाउन की अक्रॉस इंडिया और टेलीग्राफ सर्विस। देन इन्होंने एक कंट्रोवर्सी डॉक्ट्रिन दिया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और विडो रीमैरिज एक्ट पास किया 1856 में। इन सब चेंजेस की वजह से ही इज नोन एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज नोन एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो लॉर्ड डलहौजी इज नोन एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। उसने मॉडर्न इंडिया में बहुत सारे चेंज किए थे, मतलब मॉडर्न इंडिया बनाने के लिए बहुत सारे चेंज किए थे, लेकिन वो इनफेमस रहा। इनफेमस होता है मतलब रॉन्ग वजह से फेमस होना। इनफेमस रहा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक तरह की एक्सपेंशन पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, जिसमें वो अपने एम्पायर का एक्सपेंशन कर रहे थे। और ये एक्सपेंशन पॉलिसी एक काइंड ऑफ लास्ट मेजर एक्सपेंशन पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की। इस पॉलिसी के बाद मोस्टली इंडिया जो है वो ब्रिटिशर्स के अंडर में आ जाएगा। एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, एनी किंग who do not have a legal male heir, HEIRS, heir का मतलब होता है वारिस। Any king who do not have a legal male heir, that king या the kingdom of that king will be merged into the British Empire। उसको ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज कर दिया जाएगा आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग। वो अडोप्टेड सन नहीं ले सकता। अगर उसकी फीमेल डॉटर है तो भी जो एम्पायर है उसको ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज कर लिया जाएगा। कंडीशन एक ही थी कि मेल एयर होना चाहिए, तभी उसका एम्पायर ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज नहीं होगा। ठीक है। और यहां पे आप लोगों ने वो स्टोरी सुनी होगी, झांसी की रानी। ठीक है, उनके पास लीगल मेल एयर नहीं था, दे हैव द अडोप्टेड सन, जिसकी वजह से, जिसका जो एक रीजन था 1857 के रिवोल्ट का। ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी 1856 में से इंडिया से जाएंगे और नए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आएंगे, इंडिया, सॉरी यहां पे भी इंडिया। और नए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आएंगे लॉर्ड कनिंग। जैसे ही ये इंडिया आएंगे वैसे ही 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट हो जाएगा। इस पर्सन को समझने का मौका ही नहीं मिलेगा कि हो क्या रहा है। 1857 के रिवोल्ट के कुछ सोशल रीजन थे, कुछ इकोनॉमिक रीजन थे, कुछ पॉलिटिकल रीजन थे और कुछ इमीडिएट रीजन थे। ये क्वेश्चन यूपीएससी मेंस ने पूछा है। राइट डाउन द रीजंस ऑफ 1857 रिवोल्ट।
तो उसको 4 पार्ट्स में पढ़ा जाता है कि सोशल रीजन थे कुछ। सोशल रीजन मैंने आप लोगों को बताया भी था, फीमेल इन्फेंटिसाइड को बैन करना, विडो रीमैरिज स्टार्ट करना। ठीक है, एक पर्सन थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बाद में हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ही प्लेड क्रूशियल रोल इन पासिंग विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856। ठीक है, और फीमेल इन्फेंटिसाइड बैन करना और सती प्रथा बैन करना। इन चीजों की वजह से ए लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी वाज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे। देन इकोनॉमिक रीजन, जो पीजेंट्स थे वो अलग अलग रिवेन्यू कलेक्शन सिस्टम जो ब्रिटिशर्स ने चलाए थे, चाहे वो इजरादारी सिस्टम था जो वॉरेन हास्टिंग ने चलाया, चाहे वो जमींदारी सिस्टम था, चाहे वो महलवारी सिस्टम, महलवारी भी एक सिस्टम था। ये सारे सिस्टम्स को डिटेल में मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा जाएगा। रोयतवारी सिस्टम, तो ये अलग अलग लैंड रिवेन्यू कलेक्शन सिस्टम थे ब्रिटिशर्स के। इनकी वजह से मोस्ट ऑफ द पीजेंट्स को अपनी लैंड छोड़नी पड़ी और ब्रिटिशर्स को देनी पड़ी, क्योंकि इन सब में एक कॉमन प्रोविजन था, टैक्स दो नहीं तो लैंड दे दो। अगर आप टैक्स नहीं दे पा रहे हो अपनी लैंड पे, तो आप अपनी लैंड दे दो ब्रिटिशर्स को। जस्ट लाइक कि आज के टाइम पे गवर्नमेंट कहे कि अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दे पा रहे हो तो प्रॉपर्टी दे दो अपनी। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर तो आज के टाइम पे टैक्स फ्री है, अभी मॉडर्न इंडिया में एग्रीकल्चर टैक्स फ्री है। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे नहीं था, वहां पे एग्रीकल्चर पे टैक्स होता था और हैवी टैक्सेशन होता था। इंडस्ट्री थी ही नहीं, तो सिर्फ एग्रीकल्चर ही एक चीज थी, तो उसी पे टैक्स लगाते थे वो। और टैक्स 1/6 से 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस, जो टोटल प्रोड्यूस होता था उसका 1/6 से 1/3 तक ले लेते थे वो। तो बहुत हैवी टैक्सेशन था, तो जिसकी वजह से पीजेंट्स जो हैं वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए। ये एकदम नहीं हुआ, धीरे धीरे हो रहा था। देन पॉलिटिकल रीजन, सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये दो बड़े प्रोविजन थे। और भी बहुत सारे प्रोविजन थे, लेकिन ये दो मेन प्रोविजन थे जिसकी वजह से जो किंग और क्वीन थे या जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हो गए। और लास्ट बचा था इंडियन आर्मी, या जो ब्रिटिश आर्मी बोलो, ब्रिटिश आर्मी में इंडियन सिपाही, वो अगेंस्ट हो गए जब उनको पता लगा कि ब्रिटिशर्स जो उनको राइफल दे रहे हैं और उस राइफल में जो बुलेट डाला जा रहा है वो ग्रीस्ड है विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग और काउ के फैट से उसको ग्रीस किया गया, मतलब उसके चारों तरफ लगाया गया है और उनको मुंह से छोड़ने पड़ते थे राइफल में डालने के लिए। तो वो इमीडिएट रीजन था जिसकी वजह से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। जब रिवोल्ट स्टार्ट हुआ तो ये बाकी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी भी उनके साथ आ गई और नॉर्थ इंडिया में मेनली ये रिवोल्ट हुआ, पूरे इंडिया में नहीं फैल पाया, नॉर्थ इंडिया में मेनली ये रिवोल्ट हुआ, लेकिन एक बहुत बड़े एरिया में फैला था। ठीक है, लगभग आप समझो कि जो आज के टाइम पे विंध्या रेंज है, सतपुड़ा और विंध्या रेंज है, तो विंध्या रेंज से ऊपर वाले पूरे एरिया में था। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये पूरा गुजरात, बॉम्बे, इन सभी जगहों पे था ये रिवोल्ट। तो लगभग ये समझ के चलो कि 2/3 इंडिया में रिवोल्ट चल रहा था। ठीक है, सिर्फ 1/3 इंडिया बचा हुआ था नीचे। तो उस रिवोल्ट को सप्रेस किया ब्रिटिशर्स ने बाय यूजिंग फोर्स यूज करके सप्रेस किया। और जब ये रिवोल्ट चल रहा था उस वक्त तक इंडिया का सिंबॉलिक लीडर मुगल एम्परर ही होता था। मुगल एम्परर इस वक्त तक था इंडिया में। हम पढ़ेंगे लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर, 1857 के रिवोल्ट के बाद ही वाज सेंट टू रंगून। रंगून आज का बर्मा है, सॉरी आज का म्यांमार है। रंगून उस टाइम पे बर्मा की कैपिटल होती थी और बर्मा आज का म्यांमार है। ठीक है, तो उनको वहां पे भेजा गया, वहां पे जेल थी, जेल में भेजा गया, घूमने नहीं भेजा कि सोचो कि बर्मा भेज दिया, तो उनको जेल में भेजा गया वहां पे। ठीक है, बहादुर शाह जफर, वो अपने नाम के पीछे जफर लिखते थे। पीसीएस ने ये भी पूछा था कि लास्ट मुगल रूलर का पेन नेम क्या था, पेन नेम था जफर। पेन नेम का मतलब वो राइटिंग करते थे, और जब वो राइटिंग करते थे तो बहादुर शाह नहीं लिखते थे, अपना नाम जफर लिखते थे, तो ये उनका पेन नेम था जफर। तो जब
ये रिवोल्ट हुआ तो इन सब लोगों को, पीजेंट्स, नॉर्मल पर्सन जो लोकल पर्सन था उसको, जो आर्मी पर्सनल थे उनको, और जो किंग थे उनको, कोई एक पर्सन चाहिए था जिसको वो आगे करके लड़ पाए। तो वो सब दिल्ली गए और बहादुर शाह जफर को बोला कि आप सिंबॉलिकली लीड करो इस रिवॉल्यूशन को और हम ब्रिटिशर्स को बाहर कर देंगे इंडिया से। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, सभी को कुचल दिया गया, सभी स्प्रेस कर दिए गए और बहादुर शाह जफर को भेज दिया गया बर्मा। और ब्रिटिशर्स ने ऑफिशियली इंडिया को टेक ओवर कर लिया कि अब से ऑफिशियली रूलर हम लोग हैं। तो उसके बाद फिर एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 रिवोल्ट को देखते हुए ही लाया गया था कि इतना मेजर चूक कहां पे हुई कि इतना बड़ा रिवोल्ट हो गया एकदम से। ठीक है, और एक इमीडिएट रीजन था, लेकिन इमीडिएट रीजन के साथ बाकी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ने भी तो पार्टिसिपेट किया ना। तो इतने बड़े रिवोल्ट को स्प्रेस करने के बाद ब्रिटिशर्स को समझ में आया कि कुछ गलत हो रहा है। तो पहले तो उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को साइड किया कि इस कंपनी को हटाओ और ब्रिटिश रूल लेके आओ। ठीक है, द डे वाज 1st of November 1858। द प्लेस वाज अलाहाबाद, आज का प्रयागराज। फॉर द वन डे अलाहाबाद बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया। और ये मतलब अलाहाबाद एक ऐसा प्लेस है जो एक दिन के लिए इंडिया का कैपिटल बनाया था ब्रिटिशर्स ने, जस्ट टू टेल द पीपल कि अब से इंडिया में ब्रिटिशर्स रूल होगा। और उस टाइम पे ब्रिटिश मोनार्क थी क्वीन। तो क्वीन डिक्लेरेशन पढ़ा था लॉर्ड कैनिंग ने कि क्वीन ने कुछ आप लोगों के लिए भेजा है, इंडियन लोगों के लिए, वो डिक्लेरेशन मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो क्वीन डिक्लेरेशन उन्होंने यहां पे पढ़ा था। एक दिन के लिए इलाहाबाद को कैपिटल बनाया गया था इंडिया की। उस क्वीन डिक्लेरेशन में ब्रिटिशर्स ने ओवरऑल ये बोला कि अब आप लोगों के लिए अच्छे दिन आएंगे। ठीक है, सिमिलर साउंड कुछ ऐसा आप लोगों ने और भी सुना होगा कहीं। ठीक है, कि अच्छे दिन आएंगे और अब हम लोग वैसे रूल नहीं करेंगे जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी। हम लोग आप लोगों का पार्टिसिपेशन लेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में और आप लोगों के साथ मिलके इंडिया को चलाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारे प्रोविजन किए गए थे। तो एक्ट आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। पहला तो एंड ऑफ कंपनी रूल, पहला प्रोविजन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में किया गया, कंपनी रूल को एंड किया गया। इस वक्त जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। डायरेक्ट क्राउन रूल आ गया इंडिया में। ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, जितने भी एसेट्स थे कंपनी के पास, क्योंकि कमर्शियल बॉडी कंपनी पहले ही सीज टू एग्जिस्ट, चार्टर एक्ट 1833, कमर्शियल एक्टिविटी तो उसी वक्त बंद हो चुकी थी कंपनी की। अब तो वो सिर्फ पॉलिटिकल बॉडी थी, तो पॉलिटिकल बॉडी को भी हटा दिया और डायरेक्ट रूल ले लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इस एक्ट के आने से पहले स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नीचे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसके नीचे गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास। ठीक है, और इसके पैरेलल में ब्रिटिश पार्लियामेंट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और वो भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इन दोनों के नीचे था। इसको कमर्शियल फंक्शन के बारे में बताता था, इसको पॉलिटिकल फंक्शन के बारे में बताता था। कंट्रोल तो वो इंडिया को एक ही पर्सन से कर रही थी। ठीक है, लेकिन ब्रिटेन में दो अलग अलग बॉडी थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और इसी को हमने क्या पढ़ा था, इस प्रोविजन को क्या पढ़ा था, डबल गवर्नमेंट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, तो मैंने बताया था ये एंड होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, तो इसके एंड होने का टाइम आ गया था अभी। तो इन दोनों पोस्ट को हटाया
इनको हटाया और इन दोनों की जगह पे एक नई पोस्ट क्रिएट की, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, SOS। तो यहां पे एक पर्सन आ गया SOS, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और उसके नीचे ये दोनों। और एक चेंज और किया, इस पर्सन का नाम बदल के वाइसरॉय रख दिया, इस पोस्ट का नाम बदल के, सॉरी। तो नया प्रोविजन ये हो गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइसरॉय, और वाइसरॉय के नीचे गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे। मतलब अब दोबारा से 3 जो प्रोविंस थे वहां पे दोबारा से गवर्नर्स को रीइंस्टेट किया गया कि यहां पे पावर गवर्नर के पास रहेगी, और ये तीनों रिपोर्ट करेंगे वाइसरॉय को। और एक जगह और थी, कौन सी? नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठाया गया गवर्नर की जगह पे। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में लेफ्टिनेंट गवर्नर को बैठाया गया। डन। तो अब नया प्रोविजन ये था, कंपनी ऐसे रूल कर रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसे रूल करना स्टार्ट किया। तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एक पोजीशन बनाई गई। इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल दी गई कि आपके पास 15 लोगों की एक काउंसिल है, आप उस काउंसिल की हेल्प से इंडिया को रन कर सकते हो। ठीक है। और वाइसरॉय के पास वही सिस्टम था जो उस टाइम पे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास था। 4 उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर और 6 उसके लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर। ये इतनी चीजें तभी समझ में आएंगी जब आप पिछले को रिवाइज कर रहे होगे, अदरवाइज मैं सिर्फ बोलूंगा मुझे पता है और आप में से 2-4 को, बाकी तो बैठे हैं बस। क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो वो चीजें समझ में ही नहीं आएंगी कि मैं बोल क्या रहा हूं, बस कुछ नंबर सुन रहे हैं कि ऐसा ऐसा कुछ है। ठीक है, ये डन। तो यहां तक एक प्रोविजन था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 मेंबर, 1 लॉ मेंबर प्लस 6 उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर, ये प्रोविजन था। तो बस इसको बदल के वाइसरॉय कर दिया, बाकी सभी इसके पास एज इट इज थे। ठीक है, इससे नेक्स्ट एक्ट में, यहां तक तो सब कुछ ऐसा था, इससे नेक्स्ट एक्ट जब आएगा इंडियन काउंसिल एक्ट, तो यहां पे कुछ और मेंबर ऐड होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, 6 से 12 नए मेंबर ऐड करने का प्रोविजन आएगा। ठीक है, तो अभी वाइसरॉय ऐसे रूल कर रहा है, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी। ठीक है, और इधर ब्रिटिश पार्लियामेंट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसके पास 15 लोगों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और ये सब बैठते हैं इंग्लैंड में। उसके नीचे वाइसरॉय जो इंडिया में बैठेगा, वाइसरॉय के नीचे 4 प्रोविंस, बॉम्बे, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस और मद्रास। ठीक है, तो ये सिस्टम चल रहा था पॉलिटिकल, जो सेंट्रलाइज कंट्रोल था ब्रिटिश पार्लियामेंट का, और इनडायरेक्टली बोल लो उसको क्वीन का, और ये था इंडिया में। क्लियर? ठीक है, तो ट्रांसफर किए एसेट, डायरेक्ट रूल आ गया क्राउन का। अबोलिशन ऑफ डबल गवर्नमेंट, ये मैंने बता दिया, डबल गवर्नमेंट अबोलिश कर दी और नई पोजीशन क्रिएट कर दी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, स्पेसिफिकली फॉर इंडिया क्रिएट किया गया है टू रिप्लेस द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। एक्ट क्रिएटेड ए पावरफुल न्यू ऑफिस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अथॉरिटी, कंप्लीट और एब्सोल्यूट अथॉरिटी दी गई उसको पूरे के पूरे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे। ठीक है, मतलब अब जो पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो पावर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास थी, अब वो पावर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास है। बस इतना समझो, दोबारा से बता रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है,
तो हो सकता है कईयों को समझने में दिक्कत हो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके ओनर यानी कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इधर ब्रिटिश पार्लियामेंट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और ये दोनों कंट्रोल करते थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। इन दोनों को बदला, इन दोनों को बदल के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट बनाई गई और उसके साथ 15 लोगों की एक काउंसिल दी गई। ठीक है, इसको अबोलिश कर दिया गया। कि अबोलिश करने का मतलब है कि इंडिया में एक रूल नहीं करेंगे, कंपनी तो रहेगी, प्राइवेट कंपनी थी तो कहीं और काम कर रही थी। ठीक है, तो इंडिया में काम नहीं करेगी। तो अब इंडिया में स्ट्रक्चर ये हो गया था, ये फिर ये, और इसको भी हटा दिया गया और इसकी जगह पे आ गया वाइसरॉय। ठीक है, बाकी जो गवर्नर जनरल को इंडिया में पावर मिली हुई थी वो सेम ही थी। उसके पास 3 एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, एक लॉ मेंबर था और 6 लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर और एक्स्ट्रा थे। तो जब वो लेजिस्लेटिव काम करता तो 11 लोग मिलकर काम करते, जब वो एग्जीक्यूटिव काम करता तो 5 लोग मिलकर काम करते। डन। ठीक है, पहला जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना, नाम याद रखना, लॉर्ड स्टैनले। ये पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बना था। पूछा नहीं गया है कभी, पूछा जा सकता है, पूछा नहीं गया है कभी, इसको किसी पीसीएस में भी नहीं पूछा है। देन काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ इंडिया यही है जो मैंने बताया, 15 लोगों की काउंसिल बनाई गई, 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई, लेकिन इस काउंसिल के पास कोई पावर नहीं थी, ये तो सिर्फ एडवाइजरी बॉडी थी। ये पूछा गया है कि क्या ये एडवाइजरी बॉडी थी कि मैंडेट, इसका जो प्रोविजन थे वो मैंडेटरी थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मानना, या सिर्फ एडवाइजरी बॉडी थी? तो ये सिर्फ एडवाइजरी बॉडी थी। तो ये ध्यान रखना है हमें, इंपॉर्टेंट है। काउंसिल ऑफ इंडिया 15 मेंबर, लेकिन वो 15 मेंबर सिर्फ एडवाइस दे सकते थे, मानना ना मानना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का काम था, वो उनके एडवाइस माने या ना माने। और जो एक काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई थी, इसको लीगल स्टेटस दिया गया था। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी। कॉर्पोरेट बॉडी का मतलब है स्टैट्यूटरी बॉडी। इसको लॉ से बनाया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट की, क्योंकि जो स्टैट्यूटरी बॉडी होती हैं उनके पास ज्यादा पावर होती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी के पास कम पावर होती है। 3 तरह की बॉडी होती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी जिसको एग्जीक्यूटिव बनाएंगे, लेजिस्लेटिव बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडी जिसको लेजिस्लेचर बनाएंगे, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, ये इससे कम पावरफुल होती है, और ये इससे कम पावरफुल होती है। ठीक है, तो इसको पावर देने के लिए स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था, क्योंकि ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती ही नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है, ब्रिटेन के पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो उनके वहां पे कोई प्रोविजन था ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने का, तो उनके वहां जो हाईएस्ट बॉडी होती है वो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, तो उन्होंने उसको वो स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया। देन क्रिएशन ऑफ वॉइसरॉय, ये भी मैंने बता दिया। वॉइसरॉय, हाँ जी, एडवाइजरी बॉडी थी, तो फिर इसको लास्ट वाला पॉइंट तो मतलब किया गया कि कैपेसिटी सुइंग एंड मींस को भी ले लिया। हाँ, लेकिन अगर ये हो कि ये माना जा रहा है, क्योंकि स्टैट्यूटरी बॉडी जब आप किसी को बना देते हो ना, स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने का मतलब यही होता है कि अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर दी गई है। अगर कुछ गलत कर रहे हैं वो, मान लो उन्होंने कोई एडवाइस दे दी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने मान ली, ठीक है, और वो गलत पड़ गई, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि भी आप लोगों ने गलत एडवाइस दी, ताकि वो अकाउंटेबल रहें। ऐसा ना हो कि वो कुछ भी बोल दें। ठीक है, तो वो रिसर्च करके बोलें जो बोलें। ठीक है, उनको पैसे मिल रहे थे, तो वो अकाउंटेबिलिटी जो ब्रिटेन में आज भी है, आज भी ब्रिटेन में वहां के एमपी ने जो बोला है ना, वो अकाउंटेबिलिटी है उनकी। हमारे यहां नहीं है, अनफॉर्चुनेटली हमने ये वाला सिस्टम नहीं लिया। हमारे एमपी मुंह फाड़ के कुछ भी बोल देते हैं, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। उस चीज को वो करें या ना करें, उसके अगेंस्ट में आप कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते। अब मान लो कि रोहतक है, रोहतक में एमपी है दीपेंद्र हुड्डा, वो आके कुछ बोल दें कि मैं ये करा हूंगा, अगर उन्होंने नहीं कराया तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते।
रोहतक के जो लोग हैं वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। वहां के एमपी ने कुछ बोल दिया ना, करवाना पड़ेगा, नहीं तो कोर्ट में केस हो जाएगा उसके अगेंस्ट में। तो ये उनका अच्छा सिस्टम है जो अनफॉर्चुनेटली हमने नहीं लिया। ठीक है, क्योंकि हमारे जो फोर फादर थे वो फ्रीडम स्ट्रगल से होके आए थे, उनको लगा जो हम बोलेंगे वो तो करेंगे, ये ऑब्वियस ही बात है। तो उनको थोड़ी पता था कि आगे ऐसे लोग आएंगे तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सोच के उन्होंने लिया नहीं ओरिजिनली, और अब कोई लेगा नहीं। अब अपने पैर पे कौन कुल्हाड़ी मारे। और जैसे ये डायरेक्ट रूलिंग बॉडी बन गई ब्रिटिश क्राउन, तो उन्होंने जो बहादुर शाह जफर थे उनको डायरेक्टली मारा क्यों नहीं अगर रूलिंग बॉडी बनना है? क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर हम इनको मारेंगे तो और ज्यादा रिवोल्ट दोबारा फैल सकता है। ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएगी, तो इसलिए उनको जेल में डाल दिया। देन क्रिएशन ऑफ वॉइसरॉय, ये चीज हम बाद में पढ़ेंगे जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे ना, इंडियन पार्लियामेंट पॉलिटी में, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि वहां की फर्क क्या है इंडिया के एमपी में और ब्रिटिशर्स के एमपी में। वो उनकी अकाउंटेबिलिटी है, हमारों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। इसलिए उनको आर्टिकल 105 में प्रिविलेज मोशन दिया गया है कि वो कुछ बोले, उनके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ठीक है, क्रिएशन ऑफ वॉइसरॉय, वॉइसरॉय की पोस्ट क्रिएट की गई, और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यहां तक, इसके बाद एक गवर्नर जनरल और भी बनेंगे, यहां तक की बात कर रहा हूं, यहां तक लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग थे, एंड ही ऑल्सो बिकम द फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। तो वो इंडिया का पहला वॉइसरॉय भी बना। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा इसको दोबारा से देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, गवर्नर ऑफ बंगाल को बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और इन दोनों ही पोस्ट पे ये लास्ट और ये पहला था वार्न हास्टिंग। देन चार्टर एक्ट 1833, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये लास्ट और ये पहला, दोनों एक ही पर्सन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बनाया गया वाइसराय ऑफ इंडिया, और ये लास्ट और ये पहला दोनों सेम ही पर्सन थे, लॉर्ड कैनिंग। डन, ठीक है। सो पहला वॉइसराय आया लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने इंडिया में बहुत सारी चीजें की। लॉर्ड कैनिंग ने इंडिया में, एक तो हमने पढ़ा था आईपीसी इंप्लीमेंट की, इंडियन पिनल कोड। ठीक है, इसने इंडिया में पहली बार बजट इंट्रोड्यूस किया। ब्रिटिशर्स ने पहली बार बजट इंट्रोड्यूस किया लॉर्ड कैनिंग के अंडर में। बजट इसलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि 1857 के रिवोल्ट की वजह से इतना खर्चा हो गया था, ठीक है, कि चीजें समझ में ही नहीं आ रही थी, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्रंच आ गया था। तो फिर बोले भाई बजट इंट्रोड्यूस करो। बजट का मतलब है हर चीज, हर खर्चे को ऊपर बताओ कि क्या है क्या नहीं, और नीचे भी बताओ, ताकि चीजें क्लियर रहें कि कितना पैसा है हमारे पास, कितना नहीं है। तो बजट को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। हालांकि बजट नाम तब भी नहीं था और बजट नाम आज भी नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं उसको। आज के हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 112 में लिखा हुआ है ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंट्रोड्यूस करने वाला था इंडिया में लॉर्ड कैनिंग 1860 में। ठीक है, पैसे की कमी थी तो इस पर्सन ने एक चीज और कर दी, पहली बार इनकम टैक्स लगा दिया 1860 में कि भाई इनकम पे टैक्स लगाओ। सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन से काम नहीं चल रहा, तो इनकम टैक्स लगाया इसने। और क्या किया इसने, पोर्टफोलियो सिस्टम चलाया। पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब मिनिस्टर बनाने का सिस्टम, जो आज के टाइम पे हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर है ना, तो इसके पास जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स को मिनिस्टर बोला गया। उनको अलग अलग एरिया दिए गए कि आप फाइनेंस संभालो, आप एजुकेशन संभालो, ऐसे उनको अलग अलग एरिया डिवाइड किए गए, तो उसको बोला जाता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब होता है इंग्लिश में एरिया, कोई पर्टिकुलर एरिया, डोमेन।
तो पोर्टफोलियो सिस्टम चलाया लॉर्ड कैनिंग ने। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में या किसी न किसी एग्जाम में। बजट किस कब इंट्रोड्यूस किया, किसने किया, पोर्टफोलियो सिस्टम चलाने वाला कौन था, आईपीसी इंप्लीमेंट करने वाला कौन था, ठीक है, और इनकम टैक्स पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया। और इनके टाइम पे एक चीज और आई, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या होती है? नॉर्मली हमने पढ़ा था कि 11 लोग मिलके लॉ बनाते थे। अगर वायसराय को अकेले को लॉ बनाना हो तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, कि बाकी 10 की कोई जरूरत नहीं है, वायसराय ने जो लिख दिया वही लॉ है, ठीक है। तो ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है। ये हमारे इंडिया में आज भी है। आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 123 में आज भी प्रेसिडेंट चाहे तो लोकसभा और राज्यसभा को सरपास करके ऑर्डिनेंस बना सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जिनको हम बाद में पढ़ेंगे। वो तभी हो सकता है जब दोनों हाउस सेशन में ना हो। अब वो सेशन में ना होने का अपना एक मतलब होता है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पावर है हमारे प्रेसिडेंट के पास। तो ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हमने यहां से ली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये वायसराय को मिली थी और ये ऑर्डिनेंस की लिमिट 6 महीने होती थी। 6 महीने तक ये ऑर्डिनेंस चल सकता था। मतलब अकेला वायसराय अगर लॉ बनाएगा तो 6 महीने तक वो टिक सकता था। 6 महीने के बाद बाकी 10 लोगों को मिलकर उसको पास करना पड़ेगा मेजोरिटी के साथ। नहीं पास हुआ तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। यही सेम सिस्टम इंडिया में है। 6 महीने तक अभी प्रेसिडेंट लॉ बना सकता है और फिर पार्लियामेंट से पास होना जरूरी है। 6 महीने 6 वीक का टाइम दिया गया प्रिसाइजली। 6 महीने ऑर्डिनेंस चलेगा, 6 वीक दिए गए हैं लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को पास करने के लिए उसको, ठीक है। नॉर्मली बोला जाता है 6 महीने, लेकिन अगर 6 महीने ऑप्शन नहीं है, 6 महीने 6 वीक ऑप्शन है तो वो भी सही है। एग्जैक्ट नंबर तो 6 महीने 6 वीक ही है। 6 वीक इसलिए दिए गए हैं कि दोनों हाउसेज में बिल लाया जाएगा, उस पर डिस्कशन होगा तो उस पर टाइम लगेगा। फिर एक हाउस में पास होगा, फिर दूसरे हाउस में जाएगा, वहां पास होगा, तो इट विल टेक टाइम। तो उसके लिए 6 महीने दिए गए, ठीक है। सर, हाँ जी। जो बजट वाला है ये हमने उसमें देखा था जो पिछले 4 डायरेक्ट थे कि उनको पेंशन का हिसाब देना पड़ता था, उनको हर एक, लेकिन उसको बजट नहीं बोला गया, उनको ये बोला गया था कि भाई इंडिया में जो आप कर रहे हो मेन चीजें उसका हिसाब दे दो। अब एक एक खर्चा प्रिसाइजली कहां कर रहे हो आप, उसका हिसाब नहीं मांगा था उनसे कि इंडिया से क्या अर्निंग आ रही है ना, सिर्फ उसका हिसाब मांगा था, खर्चे का हिसाब नहीं मांगा। बजट तो इसमें भी, जैसे बजट तो इसमें भी नहीं बोला गया, लेकिन इसमें खर्चे का हिसाब मांगा गया कि अब खर्चे का भी हिसाब दे दो। पहले सिर्फ रिवेन्यू का मांगा जाता था क्योंकि उनको टैक्स से मतलब था, तो जिसको टैक्स से मतलब था तो रिवेन्यू से मतलब होता था उनको कि रिवेन्यू कितना आ रहा है वो बताओ भाई आप लोग, ठीक है। और फिर क्योंकि उन्होंने डिविडेंड पे कैप लगा दिया था 6% का, हमने पढ़ा था, ठीक है, तो खर्चे का तो उन्होंने मांगा ही नहीं। अब यहां से वो बोले कि खर्चा भी प्लान करके चलो, एडवांस में प्लान करो कि क्या खर्चा होगा, कहां पे कितना कितना लगाओगे, क्योंकि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं करना था ना खर्चा, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को खर्चा करना था। और जो ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, ये एक्ट ऑफ 1786 जैसे हमने पढ़ा था कि उसमें जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उनको भी पावर दी थी कि ओवरराइड विटो की थी वो, लेकिन वो नेगेटिव पावर थी, ये पॉजिटिव है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पॉजिटिव पावर है, आप लॉ क्रिएट कर रहे हो, नहीं। विटो पावर नेगेटिव पावर है, आप किसी चीज को सप्रेस कर रहे हो, ठीक है। मैंने बताया भी था कि वो नेगेटिव पावर है, ये पॉजिटिव पावर है, यहां आप नए लॉ क्रिएट करोगे, ठीक है। तो डायरेक्ट, उसके बाद डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। व्हाइल गवर्नर जनरल वाज द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द टाइटल ऑफ वाइसराय स्पेसिफिकली डिनोटेड दैट ही वाज द डायरेक्ट पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। लॉर्ड कनिंग, जिसने 1857 के रिवोल्ट को सप्रेस करने में हेल्प की, उसको ही पहला वाइसरॉय बनाया गया था। देन उसके बाद आया इंडियन काउंसिल एक्ट। अब 3 काउंसिल एक्ट पढ़ेंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892 एंड 1909। ये 3 काउंसिल एक्ट्स में इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये बोला गया था, जब क्वीन डिक्लेरेशन पढ़ा
लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में, तो उन्होंने बोला था कि हम एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट देंगे। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मतलब यही होता है कि लोग इलेक्ट करेंगे लोगों को और वो लोग रन करेंगे। जैसे इंडिया में जो डेमोक्रेसी है उसका दूसरा नाम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी है। हमारे यहां पे लोग एमपी को इलेक्ट करते हैं, एमएलए को इलेक्ट करते हैं, और एमपी एमएलए गवर्नमेंट को रन भी करते हैं और लॉ भी बनाते हैं। तो इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का दूसरा नाम है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, कि जहां पे लोगों का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो ब्रिटिशर्स ने बोला था, और ब्रिटिशर्स समझ भी गए थे कि धीरे धीरे इंडियंस को इंक्लूड करना पड़ेगा लॉ मेकिंग में, अदरवाइज हम इंडिया पे लंबे टाइम तक रूल कर नहीं पाएंगे। तो उसके लिए इंडियन काउंसिल एक्ट लाए गए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 is a major landmark in India's constitutional and political history. Following the shock of 1857 revolt, British realized they could not sustain their rule without involving native population in the administration. तो उनको समझ में आ गया था कि नेटिव लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। The act marked the beginning of representative institutions in India. याद रखना, ये पूछा गया है। Which act marked the beginning of representative institution in India? कौन से एक्ट से इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन आया? ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन आया काउंसिल एक्ट 1861 से। लोकल रिप्रेजेंटेशन कब आया था? लोकल रिप्रेजेंटेशन जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस वगैरह बनाए थे वो। लोकल रिप्रेजेंटेशन इंडिया में कब लाया गया था? मैंने बताया भी था, लोकल रिप्रेजेंटेशन को इंडियन रिप्रेजेंटेशन से मत मिसमैच करना। इंडियन रिप्रेजेंटेशन बाद में आएगा 1861 में, 1853 में आया कि 1833 में आया। 6 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल के कहां ऐड किए गए थे? 1853 में ऐड किए गए थे। तो जब 6 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऐड किए गए थे, तभी तो बंगाल से, बॉम्बे से, मद्रास से और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस से एक एक मेंबर को ऐड किया गया था ना। तो लोकल रिप्रेजेंटेशन अगर पूछा जाए तो आंसर है चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, इंडियन रिप्रेजेंटेशन जो आया था वो आया काउंसिल एक्ट 1861 में। तो यहां पे बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी स्टार्ट हुआ था। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन इन है। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन का मतलब है इंडियंस इन लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग में इंडियंस को इन्वॉल्व किया गया पहली बार। तो इस एक्ट ने ऑफिशियली रिवर्स कर दिया था चार्टर एक्ट 1833 के डिसीजन को। चार्टर एक्ट 1833 में क्या किया गया था? मतलब क्या था पीक का? मतलब सारी पावर, सारी नहीं, एक स्पेसिफिक पावर बताई थी मैंने, जो बची हुई थी उसको लेके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिया गया था। लेजिस्लेटिव पावर ले ली गई थी किसकी? बॉम्बे और मद्रास की। उसको रिस्टोर कर दिया गया वापस, उसको वापस दे दिया गया इस एक्ट में कि भाई आप लोगों के पास दोबारा से लॉ बनाने की पावर है। ठीक है, तो अलग से लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी गई, एक मद्रास में और एक बॉम्बे में, और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल कहां पे थी? सेंटर में। ये थोड़े कंफ्यूजिंग होंगे तो मैं थोड़ा धीरे चलूंगा, समझो। चार्टर एक्ट 1853 लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको बोला गया मिनी पार्लियामेंट, ये आई। ये कहां पे आई? बंगाल में, क्योंकि बंगाल सेंटर था। ठीक है, तो उसके बाद 1861 में बॉम्बे और मद्रास, इन दोनों में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल आ गई। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल दो जगह हो गई, एक बंगाल में सेंट्रल
और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल आ गई दो जगह पे, एक बॉम्बे में और एक मद्रास में। ठीक है, तो ये एक तरह से ये आज के स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली, हरियाणा की लेजिस्लेटिव असेंबली, पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली, ये इंडिया की लेजिस्लेटिव असेंबली, ये तो आ गई थी 1853 में। ये दोनों को रिस्टोर कर दिया गया वापस 1861 में। तो डिसेंट्रलाइजेशन को रिवर्स प्रोसेस में लाया गया, सॉरी सेंट्रलाइजेशन को रिवर्स किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। सेंट्रलाइजेशन मतलब लॉ मेकिंग पावर सिर्फ एक ही जगह पे हो, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब लॉ मेकिंग पावर को डिवाइड किया जाए। लॉ मेकिंग पावर के डिवीजन को ही फेडरलिज्म बोला जाता है। जब हम बोलते हैं ना इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है, तो लॉ मेकिंग पावर का डिवीजन इज नोन एज फेडरलिज्म। उसी को डिसेंट्रलाइज बोलते हैं, उसी को फेडरलिज्म बोलते हैं, सेम ही चीज है दोनों। ठीक है, तो ये चीजें इंडिया में भी हैं। हमारे इंडिया में फेडरलिज्म है, आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल या फेडरलिज्म के बारे में बात करता है। जब पीछे इज्म लग जाए, ISM, तो वो फिलॉसफी होती है, आइडियोलॉजी होती है। तो फेडरलिज्म का मतलब है कि ऐसी आइडियोलॉजी जहां पे डिवीजन ऑफ पावर हो। कौन सी पावर? लॉ मेकिंग पावर का डिवीजन इज नोन एज फेडरलिज्म। ठीक है, तो एक तरह से फेडरलिज्म की शुरुआत हो गई थी, लेकिन वर्ड नहीं आया था फेडरलिज्म। एक्चुअल वर्ड फेडरलिज्म आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1835 में जाके। ठीक है, यहां से लेकिन फेडरलिज्म की शुरुआत कर दी थी एक तरह से उन्होंने 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में फेडरलिज्म वर्ड आ जाएगा, यहां से फेडरलिज्म की शुरुआत हो गई थी। फेडरलिज्म मतलब लॉ मेकिंग पावर का डिवीजन। तो इन दोनों को अपनी लॉ मेकिंग पावर दे दी गई, और सेंटर की लॉ मेकिंग पावर किसके पास थी? वाइसरॉय के पास। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये अपनी मर्जी से कोई भी लॉ बना ले। इन दोनों के पास, इन दोनों जगह पे गवर्नर तो थे ही, यहां गवर्नर ऑफ बॉम्बे, यहां गवर्नर ऑफ मद्रास। तो ये जो भी लॉ बनाते थे उसके लिए ऊपर से परमिशन लेनी पड़ती थी कि भाई हम ये लॉ बना रहे हैं, बना लें क्या। ठीक है, तो वाइसराय कंट्रोल करता था लॉ मेकिंग प्रोसेस को। लेकिन लॉ मेकिंग तीन जगह पे हो रही थी 1861 में, आगे और भी बढ़ेगी। सेंटर में, बंगाल में, बॉम्बे में, मद्रास में। इसके बाद क्या करेंगे? बंगाल में अलग से लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएंगे। मतलब अब बंगाल में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी एक, और एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी। जैसे आज के टाइम पे दिल्ली में, दिल्ली की अपनी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है, खुद का सीएम है, खुद के एमपी हैं, सॉरी एमएलए हैं, लॉ बनाते हैं। और दिल्ली में इंडिया का पार्लियामेंट भी है, दिल्ली में इंडिया का पार्लियामेंट भी है जो लॉ बनाता है। और दिल्ली एक स्टेट भी है, यूटी है, यूटी विद लेजिस्लेचर। ठीक है, तो उसका अपना खुद का लेजिस्लेचर भी है और एक सेंट्रल लेजिस्लेचर भी है। तो सेम चीज होगी। पहले इन दोनों को लेजिस्लेचर दिए गए, क्योंकि अब से पहले तो इनके पास लेजिस्लेचर थे ही नहीं। यहां दोनों के पास सिर्फ क्या थे? गवर्नर। और गवर्नर होते हैं एग्जीक्यूटिव, गवर्नर एग्जीक्यूटिव होते हैं, लेजिस्लेचर नहीं थे। उसके बाद यहां पे बंगाल में भी लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाएगी अलग से। फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में बनाई जाएगी, और फिर एक नया प्रोविंस ऐड होगा पंजाब, उसमें बनाई जाएगी। ऐसे धीरे धीरे करके मैंने बताया था 11 प्रोविंस क्रिएट करेंगे, और हर एक प्रोविंस में लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई जाएगी। क्लियर? उस लेजिस्लेटिव असेंबली को बनाने के लिए वहां पे कुछ पर्सन होंगे जो लॉ बनाएंगे, लेकिन वो सारे के सारे पर्सन अभी तक इलेक्टेड नहीं है, नॉमिनेटेड है। जो लॉ बनाएंगे यहां पे, उनको लोग थोड़ी इलेक्ट कर रहे हैं। आज के टाइम पे हरियाणा में जो लॉ बनाते हैं यहां के एमएलए, उनको इलेक्ट कौन कर रहा है? वी द पीपल ऑफ हरियाणा, मतलब वी द पीपल ऑफ जो जिनके पास हरियाणा का रेजिडेंट डोमिसाइल है। ठीक है,
लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। मान लो उस वक्त बॉम्बे हरियाणा था, तो उस वक्त हरियाणा के जो एमएलए थे ना, उनको नॉमिनेट किया जाता था, वो इलेक्ट नहीं किए जाते थे। ठीक है, तो इलेक्शन का प्रोविजन नहीं आया है। लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गई है, उनमें आके एमएलए बैठ गए हैं, लेकिन वो एमएलए इलेक्टेड नहीं है, नॉमिनेटेड है सारे के सारे। यहां भी नॉमिनेटेड और ऊपर भी नॉमिनेटेड। नॉमिनेट कौन कर रहा है? वाइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो बताएंगे कौन बैठेगा। क्लियर? ठीक है। सर जैसे ये एक्चुअली हमें बताया गया कि बॉम्बे प्रकाश की अलग से लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी है। सर जो हमने एक्ट पढ़ा था चार्टर 1853, ठीक है, उसमें 6 मेंबर्स ऐड हो गए थे हमारे, जो तो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या यही होगा कि उस टाइम पे वो ब्रिटिश थे, उसमें से इसमें इंडियंस नहीं, अभी भी ब्रिटिश है। मेन डिफरेंस ये होगा, उस वक्त लॉ बनाने की पावर भी गवर्नर के पास थी और एग्जीक्यूट करने की पावर भी गवर्नर के पास थी। अब गवर्नर के पास एग्जीक्यूशन पावर है, लॉ बनाने के लिए उसको काउंसिल अलग से दे दी। ये कह रहे हैं, आधे तो मैं बता रहा हूं कि सो रहे हैं, इनको ये नहीं समझ में आ रहा, पूछ क्या रहे हो, मैं क्या बता रहा हूं ये भी नहीं समझ में आ रहा। ये कह रहे हैं कि 1853 में जो 6 मेंबर ऐड किए गए थे, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक पर्सन बॉम्बे से, एक बंगाल से, एक मद्रास से, एक नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस से, तो ये लोग जो ऐड किए गए थे, मैंने बताया था ये सारे ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, इस वक्त तक, इस 1853 में यहां पे लॉ बनाने की सारी पावर सेंटर में थी, और सेंटर कहां था? बंगाल में। ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि लॉ बनाने की पावर, हमने पढ़ा 1833 में लॉ बनाने की पावर ले ली गई बंगाल किसकी? बॉम्बे की और मद्रास की। तो लॉ बनाने के लिए उस वक्त क्या वहां लेजिस्लेटिव काउंसिल थी? तो आंसर इज नो, सिर्फ गवर्नर बनाता था, एक ही पर्सन लॉ बनाता था, वही एग्जीक्यूट करता था। यहां पे क्या क्या कह रहे? अगर लोग सब कुछ वही था। हाँ, तो उससे पावर ले ली लॉ बनाने की। आपके पास 2 पावर थी, लॉ बनाने की भी और एग्जीक्यूट करने की भी। आपकी एक पावर ले ली, वो तो 1833 में पहले आपकी एग्जीक्यूशन की पावर ली, फिर आपकी लॉ बनाने की ले ली, आपकी दोनों पावर खत्म। अब आपकी पावर रिस्टोर करनी है। मैं कह रहा हूं आपको दोनों पावर दोबारा दी जा रही है, लेकिन अब आप अकेले नहीं हो उन पावर को यूज करने वाले, आपके साथ एक काउंसिल होगी जो लॉ बनाने में आपकी हेल्प करेगी। तो ये लॉ बनाने में काउंसिल लाई गई यहां पे इंडियन काउंसिल एक्ट में। अब अकेला नहीं था गवर्नर। दोबारा समझाता हूं। 1833 में ये पावर ले गई थी एग्जीक्यूटिव की भी और लेजिस्लेटिव की भी। ठीक है, तो 1850 जो अगला एक्ट था 1853 का, हाँ, उसमें फिर अगर कुछ भी नहीं था तो काउंसिल को बनाई गई। क्योंकि उसमें इंडिया की वो बनानी थी पार्लियामेंट, और इंडिया की पार्लियामेंट बनानी थी तो मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट बनानी थी, एक तरह से ब्रिटिश इंडिया में पार्लियामेंट बना रहे थे। तो वो जहां पे रूल कर रहे थे उन सब जगह को रिप्रेजेंटेशन दिया गया। ठीक है, तो बंगाल से जो पर्सन आया या बॉम्बे से जो पर्सन आया, वो बॉम्बे के गवर्नर ने नॉमिनेट करके भेजा कि मेरे यहां से ये जाएगा। और वो उनका कुछ काम नहीं, सेंटर में तो लॉ बनाते थे वो, लेकिन वो सेंटर में लॉ बना रहे थे ना, स्टेट में थोड़ी बना रहे थे। आप दोनों चीजों को कंफ्यूज कर रहे हो, सेंटर में लॉ बनना और स्टेट में लॉ बनना। समझ नहीं आ रहा? देखो, वही समझा, वही लिख रहा था। देखो, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बंगाल, ये 3 होते थे एक टाइम पे। ये 3 एक पर्सन थे। इन तीनों के पास 2 पावर होती थी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। लेकिन एक पर्सन थे, और कोई नहीं था इनके साथ। बाकी तो टीम होती थी, उनको ये इन्वॉल्व नहीं करते थे लॉ बनाने में। फिर क्या किया? रेगुलेटिंग एक्ट आया। इस पर्सन को, ये बंगाल है मान लो, इस पर्सन को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, और इन दोनों को नीचे कर दिया गया, इसके गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, और इनकी एग्जीक्यूटिव पावर ले ली गई, लेजिस्लेटिव अभी भी थी इनके पास। इसकी एग्जीक्यूटिव पावर ले ली, लेजिस्लेटिव अभी भी थी इसके पास। ये लेजिस्लेटिव भी ले लेंगे 1833 में, अब इनके पास कोई पावर नहीं है।
ठीक है, ये जो कुछ भी कर रहे हैं इसके कहने पे करेंगे, और इसको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर इसको बना दिया वाइसरॉय, और इनको बोला कि भाई आप लोगों की दोनों पावर वापस दे दी। लेकिन इन दोनों पावर को यूज करने के लिए आपको कुछ लोग भी देंगे, आप अकेले यूज नहीं कर पाओगे। जो इनको लोग दिए गए ना, एक्स्ट्रा पर्सन, उसको बोला गया लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये तो समझ में आ गया सर। प्रोविंस की, ये तो- और एक सेंटर में लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, तो दो काउंसिल हो गई, एक सेंटर की, एक प्रोविंस में। पहले बॉम्बे में और मद्रास में बनाई, फिर धीरे धीरे बंगाल में बनाएंगे, फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में बनाएंगे, फिर पंजाब में बनाएंगे। ये जितना भी समझाइए समझ ठीक है। लेकिन मुझे ये डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा 53 वाला और 61 वाला, मतलब 53 में तो सेंटर में, 53 में बताया बनाया आज के टाइम का पार्लियामेंट, जो आज पार्लियामेंट है ना, वो बनाया 53 में, और 61 में बनाई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आगे समझ में, यही बता रहा हूं फिर मैं पहले से भी। ठीक है, पहले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती थी ना, तो अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बना दी। लेकिन उन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो एमएलए बैठ रहे थे वो नॉमिनेटेड थे सारे के सारे, वो इलेक्टेड नहीं थे। ठीक है, उनके इलेक्शन स्टार्ट होंगे धीरे धीरे 1909 से, बल्कि 1919 से, उससे पहले वो सारे के सारे नॉमिनेटेड बैठेंगे। हाँ, लेकिन उनमें कुछ इंडियन आ जाएंगे, लेकिन वो नॉमिनेटेड होंगे, वो इंडियन, इलेक्टेड नहीं होंगे। सर मैं क्लास खत्म होने के बाद दोबारा- ठीक है, डन। आप वीडियो देखना, दोबारा समझ में आएगा। तो इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या किया गया? बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, रिवर्स द स्ट्रिक्ट सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन रिवर्स करने का मतलब मैंने अभी समझाया, जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास की पावर ले ली गई थी एग्जीक्यूट और लॉ करने की, उनको वापस दे दिया गया, और उसके साथ उनको कुछ और लोग दिए गए लॉ बनाने के लिए, और उसको बोल दिया गया प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और एक होगी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बंगाल में बैठती थी ना। बिगिनिंग ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेशन, नॉन ऑफिशियल मेंबर, वाइसरॉय, उसके 3 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर, एक लॉ मेंबर, और 6 लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर। ये स्ट्रक्चर सही है? ये तो चला ही आ रहा था अभी तक। वाइसरॉय, 3 एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक लेजिस्लेटिव मेंबर, और सॉरी एक लॉ मेंबर, और 6 लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर। अब इनको बोला गया कि आप लोग 6 से 10 तक और मेंबर ऐड कर सकते हो नए। यू कैन ऐड मोर मेंबर्स, दे कैन बी 6 to 10। 6 करो, 7 करो, 8 करो, 9 करो, 10 करो, आपकी मर्जी है। ठीक है, 6 से 10 तक नए मेंबर ऐड होंगे इसमें, ये तो रहेंगे ही इतने, मतलब ये समझो ये इतने एमपी थे, अब नए एमपी और ऐड होंगे। ठीक है, उनका नंबर बताया गया 6 से 10, कि आप 6 से 10 एमपी और ऐड कर सकते हो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव में नहीं, लेजिस्लेटिव में। लेकिन इनमें से हाफ नॉन ऑफिशियल होंगे, मतलब हाफ इंडियन होंगे। तो इंडिया के लोगों को लॉ मेकिंग में लिया गया, लेकिन उसके लिए नए मेंबर ऐड किए गए। ठीक है, क्यों? ताकि ऑफिशियल मेंबर ज्यादा हो, नॉन ऑफिशियल कम हो। अगर मेंबर हैं मान लिया 20, लॉ पास करवाना है 10 फेवर में चाहिए, तो उन्होंने क्या कर लिया, 15 अपने रख लिए पहले ही, ताकि लॉ पास करवाना मुश्किल ना हो। कहीं ये इंडियन लॉ मेकिंग में टांग अड़ा दे, तो इनको कम रखो नंबर में। तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स मतलब इंडियन को कम रखा गया, हाफ रखा गया इसका। ठीक है, इससे अगले एक्ट में ये बढ़ेंगे, ये 10 से 16, उससे अगले एक्ट में फिर बढ़ेंगे 16 से 60। नंबर याद रखना, मतलब इन मेंबर्स के साथ 1861 में 6 से 10 नए मेंबर ऐड करने का प्रोविजन किया गया। 1892 में 10 से 16 नए मेंबर ऐड करने का प्रोविजन किया जाएगा, और 1909 में 16 से 60 नए मेंबर ऐड करने का प्रोविजन किया जाएगा। हर बार आधे इंडियन होंगे, नॉन ऑफिशियल होंगे। ठीक है,
तो ये ऑफिशियल मेजोरिटी रखेंगे ब्रिटिशर्स हमेशा, लॉ मेकिंग में ऑफिशियल मेजोरिटी रखेंगे। ऑफिशियल मेजोरिटी क्यों रखेंगे? क्योंकि जो ऑफिशियल है वो ब्रिटिशर्स हैं, तो वो अपने लोगों की मेजोरिटी रखेंगे। ठीक है, सो फॉर द फर्स्ट टाइम Indians were associated with the law making process. The act provided that the viceroy should nominate some Indian as the non-official member of his expanding legislative council. जो expand करेंगे legislative council को, उसके अंदर कुछ इंडियंस को रखा जाएगा। तो पहले ऐसे 3 इंडियंस की एंट्री हुई। राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, ये तीनों इंडियन थे। देव नारायण, नरेंद्र और महाराजा ऑफ पटियाला थे नरेंद्र और दिनकर राव, इन 3 लोगों को ऐड किया गया। इन दोनों के नाम मैंने बता दिए, कभी पूछे नहीं गए हैं। पूछा गया तो यही पूछे गए हैं कि कौन थे। तो एक था राजा ऑफ बनारस देव नारायण, एक था महाराजा ऑफ पटियाला नरेंद्र और सर दिनकर राव। ये 3 इंडियन पहली बार लॉ मेकिंग प्रोसेस में आए। लेकिन ये कौन से मेंबर थे? नॉन ऑफिशियल मेंबर। ठीक है, नॉमिनेट होके आए थे, तो मतलब 6 मेंबर टोटल ऐड किए गए, 3 इंडियन और 3 ब्रिटिशर्स। तो टोटल लॉ बनाने में कितने हो गए? 11 और 6 17। 17 में से इंडिया के तो 3 ही थे। 3 करे, वोट दें या ना दें, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि 17 का आधा हो गया नो लॉ पास कराने के लिए। नो तो ब्रिटिशर जी बैठे हैं, तो वही बनाएंगे लॉ, वही चलाएंगे। तो सिर्फ कहने के लिए इंडियंस को ऐड किया गया। मतलब साथ साथ ब्रिटिशर्स पॉलिटी भी समझा रहे थे हमें कि कैसे रूल करना होता है। देखो ऐसे करना होता है कि ले भी लो और उनको, मतलब उनका कोई काम भी नहीं है और उनको ले भी लिया है, उनको एमपी बना भी दिया है, लेकिन उनका कोई काम नहीं है। वो वोट करें ना करें, उनकी वोट से कोई फर्क ही नहीं पड़ना, क्योंकि उनकी वोट तीनों भी अगेंस्ट में चली गई तो लॉ फिर भी बनेगा। इन्होंने 6 लिए इस काउंसिल 6 में लिए, 6 से 10 तक वेरी करते थे, कभी 6 कभी 7 कर दिए तो वेरी करते थे। तो वो नंबर हम ज्यादा उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें ये याद रखना है बस। ये भी नहीं पूछा गया कभी, ये मैंने वैसे बता दिया कि यहां इतने परमिशन थे, मैक्सिमम 10 कर सकता था नया एंड, मिनिमम 6, यहां मैक्सिमम 16, मिनिमम 10, मैक्सिमम 60, मिनिमम 16। ठीक है, इनमें हर एक में आधे नॉन ऑफिशियल होंगे, ये बोला गया था। देन प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, रिस्टोरेशन ऑफ पावर, ये मैंने बता दिया। बॉम्बे और मद्रास की पावर को रिस्टोर कर दिया 1861 में, और इन दोनों जगह पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी, पीएलसी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। राघव को समझ में आ रहा है पक्का? तो ये पूछ लिया जाए कि पहली 2 प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन सी थी इंडिया में, तो एक बॉम्बे थी और एक मद्रास थी, सेम टाइम पे बनाया गया था दोनों। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये यहां पे 1935 आएगा। ये बता रहा है कि यहां पे तो इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी, यहां पे इस एक्ट में इनको पूरी ऑटोनॉमी दे दी गई थी। पूरी ऑटोनॉमी देने का मतलब जो मैंने बताया अभी पीछे कि ये लॉ तो बना सकते थे, लेकिन लॉ बनाने के लिए इनको अभी भी वॉइसरॉय की परमिशन चाहिए होती थी, तो वो परमिशन वाला सिस्टम हटा देंगे इस एक्ट में आके। ठीक है, लेकिन ये एक्ट कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा इंडिया में, बन के आएगा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मतलब इसको ब्रिटिशर्स इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, इंडिपेंडेंस के बाद हमने इंप्लीमेंट कर लिया। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को डिटेल में पढ़ लो या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लो, आपको लगेगा सेम ही चीज पढ़ रहे हो। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर इस एक्ट से लिया गया है कि कैसा होगा, मेन चीजें। मतलब आप किसी का घर देख के आए हो कि भाई उन्होंने 3 बेडरूम बना रखे हैं, एक बाथरूम बना रखा है, एक किचन बना रखा है,
तो आपने वैसा ही स्ट्रक्चर ले लिया। अब हो सकता है पेंट अलग करवा लो, ठीक है, टाइल अलग लगवा लो, तो वो वाली बात है, लेकिन स्ट्रक्चर आपने वैसा ही बनाया जैसे उनका था। तो वो मतलब है बेसिक स्ट्रक्चर। तो जो बेसिक चीजें यहां लिखी गई थी ना, वही हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है एज इट इज, बस उनमें कुछ मॉडिफिकेशन कर ली। जैसे मैंने बताया, दीवार कलर अलग कर लिया आपने, रूफ अलग बनवा ली, सीलिंग अलग बनवा ली, या आपने टाइल अलग लगवा ली, ठीक है। तो बस इतना फर्क किया हमने, कुछ मॉडिफिकेशन किया, और ये पूरा का पूरा एक्ट हमने कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे इंडिया में इंप्लीमेंट कर दिया। वो हम पढ़ेंगे बाद में। ये सेकंड वाला पॉइंट 1935 ये बस ये बताने के लिए क्या है कि यहां पे इनको पावर दी गई, धीरे धीरे इनको आजादी दी जाएगी लॉ बनाने की, कि भी आप लोग इंडिपेंडेंट हो। जैसे आज के टाइम पे इंडियन स्टेट्स के पास पावर है लॉ बनाने की, वो इंडिपेंडेंट लॉ बनाते हैं, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर को लेके हरियाणा, पंजाब, ये अलग अलग लॉ बना सकते हैं सब अपने, सेंटर इंटरफेयर नहीं करेगा, तो ऑटोनॉमी है स्टेट्स को। तो ऐसी ऑटोनॉमी इनको यहां आके मिलेगी। अभी तक तो ये सारे के सारे वॉइसरॉय के अंडर में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो दो काउंसिल तो कब बना दी? 1861 में, बॉम्बे में और मद्रास में। उसके बाद बनाई बंगाल में 1862, फिर बनाई नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में 1886, और फिर बनाई 1897 में पंजाब में। तो ये 5 प्रोविंस बन गए ब्रिटिशर्स के, और उन 5 जगह पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल आ गई। मतलब ये धीरे धीरे होगा, इस एक्ट में नहीं हुआ ये तो एडिशनल पॉइंट लिखा है मैंने समझाने के लिए आप लोगों को कि धीरे धीरे बनेंगी। इस एक्ट का प्रोविजन नहीं है ये, कहीं सोचो इस एक्ट में आया है, ये तो मैंने लिखा हुआ है कॉन्सिक्वेंटली कि उसके बाद क्या हुआ, ऐसा ऐसा कुछ हुआ बताने के लिए। इस एक्ट में तो यही हुआ, एक्ट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसने बोला, एक्ट में ये प्रोविजन डाला गया कि नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाएंगी। कब बनाई जाएंगी ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उस एक्ट के बेस पे बनाई गई फिर बाद में इसी साल में, ठीक है। और धीरे धीरे फिर 11 तक जाएंगी टोटल। रिकॉग्निशन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम, ये मैंने समझा ही दिया। स्टैट्यूटरी बैकिंग दी गई और पोर्टफोलियो सिस्टम बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग का रोल था पोर्टफोलियो सिस्टम बनाने में। पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब मिनिस्ट्री क्रिएट करना, कि पहली बार मिनिस्ट्री क्रिएट किए गए अलग अलग। ये पोर्टफोलियो सिस्टम कहां से बनाया गया? एग्जीक्यूटिव काउंसिल से। सर, हाँ जी। हमारे ब्रदर के स्टैट्यूटरी बैकिंग है, लेकिन बनाओगे किसको? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर को बनाया गया ना, मिनिस्टर। मैं बता रहा हूं, ये जो पोर्टफोलियो सिस्टम है, ये किसको दिया गया? एग्जीक्यूटिव काउंसिल को दिया गया ये पोर्टफोलियो सिस्टम। मिनिस्टर जो बनाए गए, एग्जीक्यूटिव बनाए गए, जो वाइसरॉय प्लस उसके 3 एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्लस 1 लॉ मेंबर को लॉ मिनिस्टर बना दिया। तो ऐसे किया गया। बाकी 3 जो थे उनको अलग अलग पोर्टफोलियो दे दिए गए, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम बनाया गया। देन ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ये भी मैंने बता दिया कि 6 मंथ की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी गई, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 to 3 में है, ठीक है। तो इसको बाद में आप लोग पढ़ के लिख लेना, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा ऑलरेडी। डन, ठीक है। नेक्स्ट काउंसिल एक्ट पे चलते हैं। 1892 में क्या किया गया? 1892 में एक तो मैंने बताया, पहले 1892 और 1861 के बीच की स्टोरी सुनो। 1861 से 1892 लॉर्ड लैंसडाउन, ये उस वक्त वाइसरॉय ऑफ इंडिया होते थे जब ये एक्ट आया, ठीक है। लैंसडाउन नाम की एक काफी अच्छी जगह भी है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अलग अलग वाइसरॉय के नाम पे जगह है। ये डलहौजी नाम का एक प्लेस है हिमाचल प्रदेश में, लैंसडाउन नाम का एक प्लेस है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो क्योंकि मैंने बताया ये लोग कहां से आते थे? टेम्परेट रीजन से, तो गर्मी ये सह नहीं सकते थे। तो जब इनको पता लगा कि अच्छा हिमालय है, पहाड़ है, तो इन्होंने अपना बसेरा वहीं बना लिया कि हम लोग तो यहीं से चलाएंगे गवर्नमेंट, ठीक है। तो काउंसिल एक्ट के टाइम पे ये वाइसरॉय थे।
लेकिन इस दो के बीच में एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ 1885, फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईएनसी बनी, ठीक है। आईएनसी बनाने का क्रेडिट दिया गया A.O. हयूम को, एलन ऑक्टेवियन हयूम, एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था। आईएनसी बनने की दो कहानियां हैं। कुछ कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने बनाई थी ताकि वो इंडियंस को एक खिलौना दे पाए कि भाई ये लो आपकी पहली ऑल इंडिया पार्टी, आप लोग आओ बैठो मिलके इसमें बातचीत करो, ठीक है, ताकि लोगों के जो अंदर की बात है वो बाहर निकले, ताकि दोबारा 1857 जैसा रिवोल्ट ना हो, ठीक है। इसलिए उन्होंने A.O. हयूम को आगे किया। एक थ्योरी ये है। दूसरी थ्योरी ये है कि इंडियंस ने जानबूझ के A.O. हयूम को आगे रखा ताकि ब्रिटिशर्स कांग्रेस को बंद ना कर दें, कि कोई ब्रिटिशर्स आगे रहेगा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगेगा कि ठीक है ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे अगेंस्ट में काम नहीं करेगी, ठीक है। तो दूसरी थ्योरी ये है। अब वो सच्चाई क्या है ये पता नहीं है, दोनों थ्योरी चलती है आईएनसी के बनने की। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, इस टाइम पे वॉइसरॉय थे लॉर्ड डफरिन। याद ऐसे रख लेना कि डफर पर्सन था आईएनसी बनने दी, क्योंकि आईएनसी ने तो बाद में सारी प्रॉब्लम क्रिएट की ना ब्रिटिशर्स के लिए, ठीक है। तो लॉर्ड डफरिन ने पूछा गया है कि आईएनसी जब बनी 1885 में, हु वाज द वॉइसरॉय, तो लॉर्ड डफरिन उस वक्त वॉइसरॉय था। बाकी सारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वॉइसरॉय को डिटेल में हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, सीक्वेंस वाइज भी पढ़ेंगे, ठीक है। और जब ये एक्ट आया तो था लॉर्ड लैंसडाउन। जो आईएनसी थी उनका इनिशियली वो कैसे काम करते थे, P&P, प्रेयर एंड पिटिशन, ये उनके काम करने का वे था। प्रेयर मतलब रिक्वेस्ट, पिटिशन देते थे और रिक्वेस्ट करते थे कि भी वॉइसरॉय को कि भाई ये चीजें कर दो हमारे लिए। उनमें से वॉइसरॉय कुछ चीजें मान लेता था, कुछ नहीं मानता था, तो चीजें ऐसे ऐसे चल रही थी, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आईएनसी बनी तो उन्होंने बोला कि भाई इंडियन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाओ, इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाओ लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो ब्रिटिशर्स ने उठा के 6 से 10 वाले नंबर को 10 से 16 कर दिया कि लो भी बढ़ा दिया, साथ में अपना भी बढ़ा लिया और इंडिया वालों का भी बढ़ा दिया, ठीक है। तो इसलिए जो हमने लिखा था पीछे, ये जो नंबर बढ़ाया गया ये आईएनसी की रिक्वेस्ट से बढ़ाया गया था कि भी इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन बढ़े। अब इंडियन का बढ़ना है तो उन्होंने अपना भी बढ़ा लिया साथ में। तो 6 से 10 जो मेंबर थे पहले ऐड कर सकता था वॉइसरॉय, अब वो 10 से 16 कर दिए। ये मेंबर कहां ऐड कर सकता था वॉइसरॉय, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। देन सो प्राइमर was enacted primarily in response to the growing political consciousness in India and the specific demand of the newly formed INC, Indian National Congress, established in 1885. The Congress has been heavily campaigning for the expansion and reform of Legislative Council. ये उनकी मेन डिमांड थी जो ब्रिटिशर्स ने पूरी कर दी कि भाई लो भाई हम पूरी कर देते, आप कह रहे हो कि रिफॉर्म करो और इंडियंस को ज्यादा से ज्यादा लो, तो लो हमने ले लिए इंडियंस। तो उन्होंने इंडियंस का नंबर बढ़ा लिया, लेकिन नॉन ऑफिशियल नंबर बढ़ाया, ऑफिशियल नंबर अभी भी ज्यादा था, ऑफिशियल नंबर अभी भी ज्यादा है, ऑफिशियल मेजोरिटी अभी भी ज्यादा है दोनों जगह पे। कौन सी दोनों जगह, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों में इंडियन आएंगे, दोनों में लेकिन ऑफिशियल मेंबर ज्यादा रहेंगे, ठीक है। पहले 3 हमने पढ़ लिए, उसके बाद बहुत सारे ऐड होंगे, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन आए, नहीं, ठीक है। पहले 3 जो इंक्लूड किए थे, क्योंकि वो एक बार में 3 इंक्लूड किए थे, वो हमने पढ़ लिए, ठीक है। पटियाला, बनारस और दिनकर राव, ठीक है। तो ये 3 पहली बार इंक्लूड किए गए, इसके बाद बहुत सारे इंडियंस को इंक्लूड किया जाएगा। दोनों जगह पे साइमल्टेनियसली चल रहा है ये प्रोसेस, प्रोविंस में भी और सेंटर में भी। अभी यही तो मैंने पूछा, मैंने क्या पूछा आप लोगों से, यही तो पूछा था कि ये मेंबर कहां ऐड हो रहे थे, तो आपने बोला लेजिस्लेटिव काउंसिल में। नहीं, ये तो इंडियंस
इंडियंस की है वो खुद, इंडियंस की नहीं, ये टोटल मेंबर ऐड हो रहे थे, इसके आधे इंडियन होते थे। वो तो जैसे इसका नंबर बता दिया आप, जैसे बोल रहे थे नहीं हमें खुद के भी ऐड करिए। हाँ, तो 10 अगर ऐड किए तो 5 खुद के किए, 5 इंडियन कर लिए, तो 10 टोटल किए, 10 से 16 टोटल करते थे। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि सब बराबर करते थे, हो सकता है सेंटर ने 10 कर लिए हों और प्रोविंस ने 16-16 कर लिए हों, सबके अलग होते थे, मेंबर सेम नहीं होते थे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर सेम नहीं थे। इवन बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, उन तीनों में भी अलग अलग मेंबर थे। जैसे आज के टाइम पे हरियाणा में एमएलए का नंबर 90 है, ठीक है, आप यूपी में चले जाओगे 400 के करीब है, ठीक है, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नंबर है। तो उन्होंने सब ने 10 से 16 तक का नंबर रखा, लेकिन सबका नंबर अलग अलग होता था। तो वो तो अभी भी थे, मैं टोटल नंबर कह रहा हूं, वो आपकी तरफ इसलिए देख रही है। टोटल ऐड जो किए वो अलग अलग थे, उन टोटल में हाफ इंडियन करने होते थे। मान लो किसी ने 10 किए तो उन्होंने 5 इंडियन कर लिए, बंगाल वाले बोले हम तो 12 करेंगे, तो आप 6 इंडियन कर लो भाई, ठीक है। बॉम्बे वाले बोले, मद्रास वाले बोले हमें 14 कर दिया, आप 14 कर लो, क्योंकि 16 तक कर सकते हो, तो आप 7 इंडियन कर लेना, 7 अपने कर लो, ठीक है। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक्सपेंशन किया गया 10 से 16। इंक्रीज इन नॉन ऑफिशियल मेंबर, ऑफिशियल मेजोरिटी रिटेन, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नॉन ऑफिशियल मेंबर का नंबर इंक्रीज किया गया और ऑफिशियल मेजोरिटी को रिटेन लिखा गया, मतलब मेंबर बढ़ाए गए, नॉन ऑफिशियल मेंबर ज्यादा आए, क्योंकि जब ओवरऑल ज्यादा बढ़ेगा तो नॉन ऑफिशियल भी ज्यादा बढ़ेंगे, लेकिन ऑफिशियल मेजोरिटी रखी। बस यही चीजें समझनी है, रटो मत चीजें, रटोगे तो नहीं सब हो पाएंगे। हमने समझ लिया ना कि 10 से 16 ऐड किए तो नंबर तो बढ़ा है, नंबर बढ़ेगा क्योंकि पहले 6 से 10 था तो नंबर बढ़ गया, लेकिन उस नंबर बढ़ने में भी ऑफिशियल मेजोरिटी थी। कहां थी ऑफिशियल मेजोरिटी? दोनों जगह पे, सेंटर में भी और प्रोविंस में भी। वहां स्टेट नहीं थे तो प्रोविंस थे, तो प्रोविंस में भी। क्लियर? कितने प्रोविंस बन गए थे? 4 प्रोविंस थे अभी, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पहली बार कब इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुए। किसके इलेक्शन की बात कर रहे हैं? जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे उनके इलेक्शंस की बात आई, लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए। समझो, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कंट्रोल कर रहा था वॉइसरॉय। वॉइसरॉय अपनी मर्जी से 6 से 10 नंबर ऐड कर रहा था पिछले एक्ट में। इस एक्ट में उसको ऐड करने थे 10 से 16। ये 10 से 16 अब उसने अपनी मर्जी से ऐड नहीं किए, उसने कुछ लोगों के सजेशंस लिए, कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ जमींदार, मर्चेंट, ठीक है, अलग अलग बड़े बड़े जो सोसाइटी को इंपैक्ट करने वाले एसोसिएशन बनी हुई थी, जैसे मर्चेंट की एक एसोसिएशन बनी हुई थी, उनसे पूछ लिया भाई किसको लें, ठीक है, इसको ले, उन्होंने बोल दिया इसको ले लो, ले लिया। ऐसा जरूरी भी नहीं था लेकिन सजेशन लिए गए। इसको बोला गया इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन इसलिए बोला गया क्योंकि इससे पहले तो वॉइसरॉय ही चुन रहा था कि तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ सारे, ठीक है। अब उसने दूसरों से पूछना स्टार्ट कर दिया कि किसको ले, तो इसको बोला गया इनडायरेक्ट इलेक्शन। फिर आएंगे डायरेक्ट इलेक्शन, मतलब लोगों को बोलेंगे वोट करो भाई किसको देना आना है, ठीक है। लेकिन वो डायरेक्ट इलेक्शन जो आएंगे 1919 में, वो डायरेक्ट इलेक्शन में भी वोटिंग राइट सबको नहीं मिलेंगे, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं वॉइसरॉय हूं, पहले तो क्या था, मैं अपनी मर्जी से भी किसी को बुला के, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मैंने कहा मर्जी से बुला के भाई आप और बैठ जाओ, आप भी मेंबर हो, ठीक है। अब मैं बाहर से कुछ जो व्यापारी लोग हैं, कुछ जमींदार, उनसे पूछ रहा हूं भाई आप बता दो किसको भेजना है, उन्होंने बोला इसको भेज दिया, ठीक है, बैठा लिया भाई, आप बैठ जाओ, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, इलेक्शंस होंगे। जो व्यापारी लोग हैं, जो एजुकेटेड हैं, जो पैसे वाले हैं, उनको वोट, उनके वोटर आईडी बनाई जाएगी कि भाई आप लोगों को वोट देने का राइट है। सबको वोट देने का राइट नहीं होगा,
कुछ लोगों को वोट देने का राइट दिया जाएगा, ठीक है, उसको बोला जाएगा डायरेक्ट इलेक्शन। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब एवरीवन हैज द राइट टू वोट हु इज अबव 21। ये तो इंडिपेंडेंस के बाद ही आएगा। इंडिपेंडेंस से पहले जितनी बार भी इलेक्शंस होंगे ब्रिटिश इंडिया में, राइट टू वोट सबके पास नहीं था, गिने चुने सोसाइटी के लोगों के पास था। टीचर्स के पास, जो हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल थे उनके पास, जो मर्चेंट थे उनके पास, जो जमींदार थे उनके पास, जो क्रिश्चियन मिशनरी आए थे उनके पास, कुछ गिने चुने सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोगों के वोटर कार्ड बनाए जाएंगे 1919 में, ठीक है। अभी तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए हैं, अभी वोटर कार्ड नहीं बने, अब तो रिकमेंडेशन से आ रहा है। पहले रिकमेंडेशन वाइसरॉय का था, अब रिकमेंडेशन बाहर वाले लोगों का है, तो उसको बाहर वाले लोगों के रिकमेंडेशन को बोला गया इनडायरेक्ट इलेक्शन। फिर कुछ गिने चुने सोसाइटी के लोगों के वोटर कार्ड बनाए जाएंगे और वो वोट देंगे, फिर चुन के लोग आएंगे, उसको बोला जाएगा डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। रिकमेंडेशन सिस्टम समझा दिया मैंने, सेंटर में भी और स्टेट में भी, दोनों जगह रिकमेंडेशन सिस्टम चलता था। बाकी नोट्स में पढ़ के देख लेना आप लोग, यही चीजें लिखी हुई है इसमें। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वर नॉमिनेटेड बाय वाइसरॉय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल एंड द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स मतलब वहां के जो व्यापारी लोग थे, ठीक है, उनकी रिकमेंडेशन में चुनते थे। ऐसा सेम ही चीज प्रोविंस में होती थी। प्रोविंस वाले कैसे चुनते थे? जो लोकल बॉडीज हैं, म्युनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, वो बताती थी किसको चुन लो। लेकिन ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शन थे सिर्फ इंडियंस के लिए थे, ये सिर्फ इंडियंस के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए नहीं थे, ठीक है। नॉन ऑफिशियल मेंबर जो थे उनके लिए होते थे। ब्रिटिशर्स को तो अभी भी वो वाइसरॉय ही चुन रहा था अपनी मर्जी से, ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी अभी भी ऑफिशियल्स की थी। तो बाहर वालों को नॉमिनेट करके बैठा लो या मर्जी से बैठा लो या वोट लेके बैठा लो, जब उनके पास कोई राइट ही नहीं है तो उनको कैसे ही बैठा लो। बस ये बता रहे थे कि देखो हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, पहले वाइसरॉय बैठाता था, अब आप लोगों से सलाह ले रहे हैं, फिर आप लोगों से वोट लेने लग जाएंगे। लेकिन जिनको बैठा रहे थे उनके पास कोई पावर नहीं थी, ठीक है, वो पावरलेस पर्सन थे। पावरलेस क्यों थे? क्योंकि लिमिटेड वोट थे, उन लिमिटेड वोट से कुछ नहीं हो पा सकता था। देन इनलार्जमेंट ऑफ काउंसिल फंक्शन, काउंसिल के फंक्शन को इनलार्ज किया गया। अभी तक तो हमने पढ़ा था काउंसिल को इनलार्ज किया जा रहा है। काउंसिल को इनलार्ज करना मतलब उसके नंबर बढ़ाना, अब उसके फंक्शन बढ़ाए गए। फंक्शन क्या बढ़ाए गए? पावर टू डिस्कस बजट। 1860 में बजट इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन बजट सिर्फ बताया जाता था कि ऐसा ऐसा होगा, ये खर्चा है, ये चीजें आनी है। उस बजट पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन दोनों के मेंबर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, क्योंकि इनमें इंडियन भी थे ना। तो अगर बजट आया, मान लिया उन्होंने पूछ लिया कि भी आप लोग हेल्थ पे कम पैसा दे रहे हो, ज्यादा पैसा लगाना चाहिए आप लोगों को, हेल्थ पे, एजुकेशन पे ज्यादा पैसा लगाना चाहिए, तो उनको इजाजत ही नहीं थी क्वेश्चन पूछने की, ठीक है। तो पहली बार बजट को डिस्कस करने की पावर मिली किसको? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इससे पहले तो बजट सिर्फ वाइसरॉय बनाता था और बताता था कि बजट बन गया है, ठीक है, उस पर कोई सवाल नहीं लेता था। किसी का कोई सवाल है तो होगा, वो सिर्फ बताता था कि देखो हमने ये बजट बना दिया, ये अर्निंग है, ये खर्चा है, ऐसे ऐसे खर्च करेंगे, ऐसे ऐसे लेंगे, ठीक है, डन डन। अब वो जो काउंसिल में लोग बैठे थे वो उसको ना तो डिस्कस कर सकते थे, ना उस पर कोई क्वेश्चन पूछ सकते थे, ठीक है, लेकिन कम से कम डिस्कशन की पावर दी गई कि वो लोग आपस में बैठ के अब उस बजट को डिस्कस कर लेते थे कि भाई ये सही है, गलत है, क्या है। लेकिन होता कुछ नहीं था, बस डिस्कस ही कर सकते थे, उस पर वोट करने का राइट नहीं था अभी उनके पास। वोट करने का राइट होता है आप उस चीज को बदल दो। जैसे सपोज वाइसरॉय ने बजट इंट्रोड्यूस किया, कुछ लोगों को लगा सही नहीं है, उन्होंने उस पर वोट कर दिया, वोट करने का मतलब उसके अगेंस्ट में वोट कर दिया, ठीक है, तो उस चीज को बदलना पड़े। तो अभी तक वो चीज नहीं थी, अभी आएगी सिर्फ पावर टू डिस्कस बजट, ठीक है। मेंबर वर गिवन द राइट टू डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाउएवर दिस वाज स्ट्रिक्टली डिस्कशन, दे डू नॉट हैव द राइट टू वोट। वो सिर्फ डिस्कस कर सकते थे। फिर आप कहोगे फायदा क्या है? फायदा नहीं देख रहे थे, वो ये बता रहे थे देखो प्रोग्रेस कर रहे हैं,
पहले बजट सिर्फ दिखाते थे, अब कम से कम डिस्कस तो करने दे रहे हैं, ठीक है। तो वो बता रहे प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का प्रेशर था उनके ऊपर, आईएनसी का, तो वो कह रहे थे प्रोग्रेस कर रहे हैं, स्लो एंड स्टडी है लेकिन कर तो रहे हैं ना, ठीक है। लेकिन ये नहीं देखते थे प्रोग्रेस कितने कितने सालों में हो रही है। 1861 के बाद 1892 में डिस्कशन की पावर दी गई, वोट का राइट अभी भी नहीं था, ठीक है। पावर टू आस्क क्वेश्चन, मेंबर वर ग्रांट द राइट टू आस्क द क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव ऑन द मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। यहां बैठा हुआ कोई एमपी या यहां बैठा हुआ कोई एमपी अपने अपने एग्जीक्यूटिव से ये पूछ सकता था कि भाई जो ये हो रहा है बाहर, ये क्या हो रहा है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पूछने की पावर होती है ना, इसी से एग्जीक्यूटिव पे प्रेशर बनता है। जब आज के टाइम पे पार्लियामेंट में पेपर लीक हुआ नीट का अभी कुछ टाइम पहले, तो अपोजिशन ने क्वेश्चन पूछा धर्मेंद्र प्रधान से, वो एग्जीक्यूटिव है, पार्लियामेंट उससे क्वेश्चन पूछ रही है, लेजिस्लेचर उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भाई क्या कर रहे हो, तो उस पर प्रेशर बनेगा ना। इससे पहले तो पूछ ही नहीं सकते थे, यहां पे उनको क्वेश्चन पूछने की परमिशन दी। जैसे अपोजिशन ने पूछा धर्मेंद्र प्रधान से, भाई ये क्या कर रहे हो आप, पेपर लीक हो रहा है, अब उसने आंसर कर दिया, दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे आप, बस एक ही बार पूछना अलाउड था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकते थे लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, उसके बाद नहीं पूछ सकते। उसने बोल दिया कि भाई अगली बार नहीं होगा ऐसा, तो आप दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते उससे। एक बार में एक पर्सन एक ही क्वेश्चन पूछ सकता था, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होता है उसके बाद क्वेश्चन पूछना, आज के टाइम पे ये अलाउड है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसे खड़े करके कितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन तब क्या था भाई, हर एक मेंबर एक एक क्वेश्चन तैयार रखो, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वाइसराय, 3 उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर, एक उसका लो मेंबर, इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो आप लोग, लेकिन एक एक ही क्वेश्चन पूछना है। उन्हें जो रिप्लाई कर दिया, अब वो सही है, आप ये भी नहीं बोल सकते कि आपने गलत रिप्लाई कर दिया, आपने पूछा उसने आंसर कर दिया जो करना था, ठीक है। तो पावर टू आस्क क्वेश्चन, लेकिन सप्लीमेंट्री मतलब फॉलो अप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, क्लियर, ठीक है। लेकिन ये इससे पहले ये चीजें भी नहीं थी, इससे पहले क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकते थे और ना ही बजट को डिस्कस कर सकते थे। तो काउंसिल की पावर को थोड़ा सा बढ़ाया गया। कौन सी काउंसिल? लेजिस्लेटिव काउंसिल। डन। देन आज का हमारा लास्ट एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 फेमसली नोन एज मार्ले मिंटो रिफॉर्म। जॉन मार्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था इंडिया का और लॉर्ड मिंटो वाइसरॉय था इंडिया का, इसलिए इस एक्ट का नाम था मार्ले मिंटो रिफॉर्म। यह भी पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज नोन एज मार्ले मिंटो रिफॉर्म? काउंसिल एक्ट 1861, काउंसिल एक्ट 1892, काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, किसको बोला जाता है मार्ले मिंटो रिफॉर्म? तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन ही पूछा गया है, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया, सिग्निफिकेंट रिफॉर्म किए गए, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी रिफॉर्म हुए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी रिफॉर्म हुए, लेकिन वो रिफॉर्म के लिए फेमस नहीं हुआ। ये एक्ट इनफेमस हुआ, मतलब अपने गलत काम के लिए फेमस हुआ। इसने कम्युनलिज्म को पैदा कर दिया इंडिया में। कम्युनिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म, इसने ये कम्युनलिज्म पैदा किया था, कम्युनिज्म नहीं। कम्युनलिज्म का मतलब होता है डिवीजन ऑफ द सोसाइटी ऑन द बेस ऑफ कास्ट, रेस, कलर, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे सोसाइटी को डिवाइड करना इज कम्युनलिज्म। कम्युनल राइट नहीं सुने, दंगे कम्युनल राइट हो रहे हैं, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। तो सोसाइटी को डिवाइड करना किसके बेस पे? रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, प्लेस ऑफ बर्थ, मुंबई में रहना तो मराठी बोलनी पड़ेगी, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे, कम्युनलिज्म। तो ये कम्युनलिज्म के लिए फेमस हुआ ये वाला एक्ट। कम्युनिज्म एक फिलॉसफी होती है जो कार्ल मार्क्स ने दी थी, इसके अकॉर्डिंग सोसाइटी में सब बराबर है। कम्युनिज्म एक फिलॉसफी है जो कार्ल मार्क्स ने दी थी। कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसोफर था, कार्ल मार्क्स जर्मन फिलोसोफर। उसने बताया था
कि सोसाइटी में सब इक्वल हैं, ऐसा सिस्टम बनना चाहिए। ये जो अमीर गरीब हैं इनको हटाओ, सब इक्वल हो सोसाइटी में, वो उसको बोलते हैं कम्युनिज्म। उसको बाद में कभी पढ़ेंगे। तो कम्युनिज्म को कम्युनलिज्म के साथ इंटरफेयर, मतलब उसको इंटरचेंज मत करना, दोनों अपोजिट चीजें हैं। एक बात कर रही है सोसाइटी में सब एक है, एक बात कर रही है सोसाइटी में डिवीजन की, ठीक है। तो ये एक्ट इनफेमस हुआ कम्युनलिज्म के लिए। क्या इनफेमस हुआ? 1906 प्लेस वाज ढाका, फॉर्म हुआ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। जैसे आईएनसी बना इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ढाका में बनी। आगा खां और सलीमुल्लाह खां, ये दो पर्सन थे जिन्होंने मिलके ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ही बाद में मुस्लिम लीग भी बोल देते हैं, दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस को हम कांग्रेस बोल देते हैं, तो सेम ही चीज है। हाँ, सलीमुल्लाह खां, सलीमुल्लाह वाज द नवाब ऑफ ढाका, और आगा खां, ये दो पर्सन थे जिन्होंने इसको बनाया था। अगर इन दोनों में से किसी एक पे टिक लगाना है तो सलीमुल्लाह खां पे लगाना। कई बार ऐसा हुआ है कि दोनों नाम दे दिए, तो मेन नवाब ने बनाया था इसको। तो ये ढाका का नवाब होता था सलीमुल्लाह खां उस वक्त। ढाका का नवाब, ढाका बंगाल का पार्ट था, लेकिन हम पढ़ रहे हैं 1906। इससे पहले 1905 में पार्टीशन हो गया बंगाल का, पार्टीशन ऑफ बंगाल, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। बंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल में मेजोरिटी पर्सन मुस्लिम है, वेस्ट बंगाल में मेजोरिटी पर्सन हिंदू है। ईस्ट बंगाल आज का बांग्लादेश, हालांकि उसमें से आसाम को अलग कर दिया गया। पहले के ईस्ट बंगाल में आसाम भी होता था, आज के ईस्ट बंगाल में, मतलब जो ईस्ट बंगाल है जो बांग्लादेश है उसमें आसाम नहीं है। तो लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन किया था, ठीक है। तो वो पहला कम्युनल स्टेप था जो ब्रिटिशर्स ने उठाया। उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, कि बांटो और राज करो। तो जब उनको लगा कि हिंदू और मुस्लिम एक हो रहे हैं, कैसे लगा? 1857 के रिवोल्ट से, कि भाई सभी एक साथ लड़ रहे हैं, हिंदू भी और मुस्लिम भी। सोसाइटी के सभी लोग आ रहे हैं, पीजेंट सभी आ रहे हैं, उनमें कुछ मुस्लिम है कुछ हिंदू है, तो ये तो सब एक हो गए, एक हो जाएंगे तो दिक्कत होगी। तो उन्होंने बोला पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दो, बंगाल को डिवाइड कर दो, ईस्ट बंगाल में और वेस्ट बंगाल में। उसके बाद मुस्लिम्स को नया आइडिया आ गया कि भाई आईएनसी में मेजोरिटी हिंदू की है, जो 1885 में बनी है, तो हमारी भी तो कोई पार्टी होनी चाहिए। तो उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना ली। ये लोग गए इसमें वायसराय के पास 1906, अभी तक वायसराय कर्जन ही है। 1906 इन्होंने बोला कि हम लोगों को अलग से वोटिंग राइट दे दो। मैंने मुस्लिम लोगों का एक डेलीगेशन गया, हम लोगों को अलग से वोटिंग राइट दे दो, ठीक है। वोटिंग राइट मैंने आप लोगों को समझाया था। वोटिंग राइट का मतलब कुछ लोगों को सोसाइटी में राइट दिए गए थे, लेकिन फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक एरिया है बॉम्बे का, ये बॉम्बे प्रोविंस है। बॉम्बे प्रोविंस में भी छोटे छोटे एरिया थे अलग अलग। ये पर्टिकुलर एरिया, इसको निकाल लो, इसमें से एक पर्सन इलेक्ट होके आता था, जैसे आज के टाइम पे आता है, ठीक है। मुस्लिम बोले ऐसा करो ना, इसमें से दो पर्सन इलेक्ट कर लो, एक जर्नल और एक मुस्लिम। हिंदू नहीं बोला, एक जर्नल और एक मुस्लिम। तो इलेक्शन अब दो तरह के पर्सन लड़ेंगे, जर्नल के कैंडिडेट होंगे बहुत सारे और मुस्लिम कैंडिडेट होंगे बहुत सारे जो इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्लिम कैंडिडेट्स को सिर्फ मुस्लिम वोटर वोट करेंगे और जर्नल कैंडिडेट को बाकी सारे मिलके। इसको बोला गया कम्युनल इलेक्टोरेट। इसको बोला गया कम्युनल इलेक्टोरेट,
कि एक ही सीट पे, फॉर एग्जांपल जैसे आज के टाइम पे लगाओ, रोहतक है, रोहतक एक एमपी सीट भी है और एक एमएलए भी जाता है यहां से। एमपी दीपेंद्र हुड्डा है, एमएलए कौन है, तो हमें तो नहीं पता इतना, पार्थ भूषण बत्रा, वो एमएलए है यहां से रोहतक से। ठीक है, अपने चारों की तरफ की चीजें तो समझो कौन कौन है एमपी एमएलए। तो यहां से एक एमपी जा रहा है, एक एमएलए जा रहा है, एक जा रहा है, लेकिन अब रोहतक में मुस्लिम भी रह रहे हैं, हिंदू भी रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं, क्रिश्चियन भी रह रहे हैं, उनके पास वोटिंग राइट भी है, लेकिन वो सब एक को चुन रहे हैं। तो बोला एक नहीं चुनेंगे, बाकी सब मिलके एक जनरल को चुन लो और मुस्लिम जितने भी है ना वो सब मिलके मुस्लिम को चुन लेंगे। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ 2 एमएलए जाएंगे, एक मुस्लिम होगा जिसको सिर्फ मुस्लिम वोट देंगे, एक हिंदू होगा जिसको सिर्फ हिंदी वोट देंगे। ब्रिटिशर्स बोले बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया आप लोगों का, ठीक है, डिवाइड एंड रूल की हमारी तो पॉलिसी है, अच्छा आइडिया है, फटाक से दे दिया। इसको बोला गया कम्युनल इलेक्टोरेट। ये मतलब वोट देने का सिस्टम चल चुका था। हाँ, चल के आ रहा, धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, वोटिंग सिस्टम धीरे धीरे बढ़ रहा है पैरेलल, हम उसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे वोटिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो ये इनको अलग अलग इलेक्ट किया गया, इसको बोला गया कम्युनल इलेक्टोरेट। तो कम्युनलिज्म के नाम पे डिवाइड किया गया इंडिया को। इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब एक इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट मतलब वोटर, इलेक्टोरेट का मतलब होता है वोटर। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है एक वोटर होंगे जनरल और एक वोटर होंगे मुस्लिम। मुस्लिम वोटर सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स को वोट करेंगे, अब उनमें कोई एक खड़ा हो, 2 हो, 3, जितने इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे उनको मुस्लिम वोट देंगे, जो जीत जाएगा उसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में ले लेंगे। सेम चीज जनरल के लिए करेगी की जाएगी। मुस्लिम इलेक्टोरेट, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल टेक अवे फ्रॉम दिस एक्ट, इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। ये कंसेप्ट प्रपोज किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने। ठीक है, इसको प्रपोज पहले किया गया था, मान लिया लॉर्ड मिंटो ने, सॉरी वाइसराय जो मिंटो थे उन्होंने मान लिया आके कि ठीक है ये प्रपोजल आप लोगों ने जो दिया था पिछले वाइसरॉय को, ये मैं मान रहा हूं, इसको हम इंप्लीमेंट कर देते हैं, क्योंकि वाइसरॉय के पास पावर थी, उसने इंप्लीमेंट कर दिया। हाउ इट वर्क ये मैंने बता दिया आप लोगों को कि मुस्लिम वोटर्स मुस्लिम को वोट देंगे और बाकी सब एक जनरल को वोट देंगे। तो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोला गया लॉर्ड मिंटो। मल्टीपल टाइम पूछा गया ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में। हु इज नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट? लॉर्ड मिंटो। प्रिसाइजली अगर आए तो लॉर्ड मिंटो 2 था ये, लॉर्ड मिंटो, लेकिन पूछते नहीं है, 1 2 नहीं देंगे, लॉर्ड मिंटो ही आता है। लॉर्ड मिंटो कौन था? वाइसरॉय। ठीक है, तो लॉर्ड मिंटो इज नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। इसके बाद एक कम्युनल अवार्ड भी आएगा। कम्युनल अवार्ड और कम्युनल इलेक्टोरेट दोनों अलग चीजें हैं। फिर ऐसा ही प्रोविजन डिप्रेस्ड क्लास के लिए किया जाएगा। एक एरिया, एक जनरल कैंडिडेट, एक मुस्लिम कैंडिडेट, फिर डिप्रेस क्लास के लिए डीआर अंबेडकर बोलेंगे एक डिप्रेस क्लास का कैंडिडेट और ले लो, इसको सिर्फ डिप्रेस क्लास वाले वोट देंगे जो दलित है, कि दलित अपना एक लीडर चुनेंगे, मुस्लिम अपना चुनेंगे और जनरल अपना चुनेंगे। तो बाद में आएगा कम्युनल अवार्ड, इसको बोला जाएगा जब दलित को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा उसको बोला जाएगा कम्युनल इलेक्टोरेट, कम्युनल अवार्ड। वो आएगा 1932 में, 1932 में। ठीक है, वो उस टाइम पे हम उसको पढ़ेंगे। फिर ये जो AIML है सर, ये तो लॉर्ड कर्जन के पास गए ना, तो फिर लॉर्ड भी उसके बाद चले गए ना, नेक्स्ट वाइसरॉय आएंगे, वाइसरॉय भी तो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, इनके बाद हार्डिंग आ जाएंगे। अभी इनका लंबा टाइम नहीं था, लॉर्ड मिंटो का छोटा ही टाइम था। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग आ जाएंगे। कॉन्टिन्यूस वाइसरॉय भी तो चेंज हो रहे हैं पैरेलल में। नहीं, अप्रूव तो इन्होंने किया ना, तभी तो इनको बोला गया फादर। आइडिया था उनके पास तो कि ऐसा कुछ कर सकते हैं, इन्होंने अप्रूव कर दिया कि ठीक है ये आइडिया, इसको मान लेते हैं हम। ठीक है, वाइसरॉय के पास पावर थी, तो लॉर्ड मिंटो को बोला गया फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ठीक है, तो याद रखना फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो कौन थे? वाइसरॉय थे उस वक्त इंडिया के। देन फर्स्ट इंडियन इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये मैंने पहले बताया था आप लोगों को, 1909 में पहला इंडियन आएगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा।
ठीक है, पहले बताने का ये होता है, फिर वो याद रह जाती चीजें। तो एग्जैक्टली सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का टाइम आ गया है, पहला इंडियन टू ज्वाइन द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज लो मेंबर। तो जो लो मेंबर होता था उसकी जगह पे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा आ गया। मतलब जो वायसराय, 3 एग्जीक्यूटिव काउंसिल, 1 लो मेंबर। तो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी टोटल 4 मेंबर की, इंक्लूडिंग वायसराय 5 मेंबर। तो इसमें से लो मेंबर इलेक्ट किया गया सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, और वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आने वाले पहले इंडियन बन गए। तो अब स्टोरी दोबारा से समझो। चार्टर एक्ट 1853, फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन मिला, लोकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, फर्स्ट टाइम इंडियन रिप्रेजेंटेशन मिला इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, फर्स्ट टाइम इंडियन रिप्रेजेंटेशन मिला इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। लोकल रिप्रेजेंटेशन यहां मिला था जब बंगाल से, बॉम्बे से, मद्रास से, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस से लोकल लीडर आए, लोकल को चुना गया था। लोकल मतलब ब्रिटिशर्स को ही चुना गया था, लेकिन लोकल एरिया से चुन के आए थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। फिर हमने पढ़ा महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस और दिनकर राव, वो आए 1861 में। कहां आए लेकिन? लेजिस्लेटिव काउंसिल में। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, यहां पे आया पहला रिप्रेजेंटेशन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ठीक है। तो ये अलग अलग चीजें हैं, इनको याद रखना। यहां पे एक चीज और भी होगी, अभी उस पे आ रहा हूं। मैसिव एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मैसिव क्यों बोला? बता दिया था मैंने पहले ही। अब की बार 16 से 60 मेंबर तक ऐड किए जा सकते थे, तो मैसिव एक्सपेंशन किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल का। एग्जीक्यूटिव उतनी है अभी भी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को चेंज नहीं कर रहे, चेंज सिर्फ लेजिस्लेटिव में हो रहे हैं, ठीक है। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों में ही चेंज किए गए, मतलब दोनों में ही 16 से 60 तक नए मेंबर ऐड किए जा सकते थे। डन। देन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन से थे सर? इंडियंस भी थे? एक्स ऑफिशियो तो वो होते थे जो ऑलरेडी ऑफिशियल है। एक्स ऑफिशियो मेंबर तो हो गए जो वो 5 लोग ऑलरेडी है ना, वायसराय 3 उसके और 1 लो मेंबर, तो वो तो ऑलरेडी है ही। उनको छोड़ के प्लस 6 जो स्टार्टिंग में ऐड किए थे, चीफ जस्टिस, जज और 4 वो तो रहेंगे ही रहेंगे। वो एक्स ऑफिशियो हो गए। एक्स ऑफिशियो होता है जो एक तरह से परमानेंट हो जाए कि ये तो परमानेंट है भाई, बाकी जो नए आएंगे वही आएंगे, ठीक है। शिफ्ट इन काउंसिल मेजोरिटी, जो मैं दूसरी चीज बता रहा था वो ये हुई। रिमेंबर, अभी तक सेंटर में भी और प्रोविंस में भी मेजोरिटी किसकी थी? ऑफिशियल्स की। पहली बार नॉन ऑफिशियल्स की मेजोरिटी आएगी। तो सोचो अगर वो लेके आएंगे नॉन ऑफिशियल की मेजोरिटी पहली बार, तो कहां लाएंगे? प्रोविंस में लाएंगे। ऊपर तो क्यों लाएंगे, वो भी ऐसी बात है। तो प्रोविंस में पहली बार वो इंडियंस की मेजोरिटी लेके आएंगे, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की, ठीक है। सेंट्रल काउंसिल मिटिकुलसली होता है, बहुत थोरो प्लानिंग के साथ। मिटिकुलसली, समथिंग डन मिटिकुलसली मतलब समथिंग प्लान्ड वेरी वेल। रिटेन ऑफिशियल मेजोरिटी ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऊपर तो अभी भी ऑफिशियल मेजोरिटी थी, लेकिन प्रोविंस में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी आ गई, ए कंबाइंड ऑफ नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड इंडियन। कुछ नॉमिनेटेड इंडियन और कुछ इलेक्टेड इंडियन। तो पहली बार नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी आएगी कहां पे? प्रोविंशियल्स में, ठीक है। फिर धीरे धीरे ऊपर भी आएगी, पहले नीचे। डन। इनहांस्ड डेलिब्रेटिव पावर। डेलिब्रेटिव पावर मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल की पावर को बढ़ाया। पिछले एक्ट में पढ़ा था सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, अब पूछने अलाउड कर दिए। बजट पे वोट नहीं कर सकते थे, अलाउड कर दिया, ठीक है। तो ये 2 चीजें पिछले में नहीं अलाउड थी, अब अलाउड कर दी। बजट पे रिजोल्यूशन का मतलब ये होता है उस पे
वोट करना कि भाई आप लोग क्या लग रहा है इस चीज को लेके, ठीक है। और सप्लीमेंट्री मतलब फॉलो अप क्वेश्चन पूछना अलाउड कर दिया गया, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 92 और 1909 हमने देखा चाहे धीरे धीरे चेंज किए हैं लेकिन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में आने लग गए और लेजिस्लेटिव काउंसिल में ज्यादा रिफॉर्म हुए हैं। मेजर रिफॉर्म लेजिस्लेटिव काउंसिल में ही हुए हैं, इसलिए नाम इंडियन काउंसिल एक्ट है इनका, ठीक है। 1861, 1892 और 1909। बजट को डिस्कस करते हैं किसको? जैसे इनपुट कमीशन का अलाउ हो गया डिसअप्रूव कर देते हैं बजट को। ये देखो तो वो बजट के एक एक पार्ट पे ऐतराज कर सकते थे, पूरे बजट पे ऐतराज नहीं कर सकते थे। किसी एक पार्ट पे अगर कोई ऐतराज है तो चेंज हो जाएगा, वो कहेंगे पूरे बजट पे वो मर्जी वायसरॉय की होती थी फिर भी, क्योंकि ऊपर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो अभी भी ब्रिटिश मेजोरिटी थी ना, सिर्फ प्रोविंस में ही आई थी। प्रोविंस में बजट इंट्रोड्यूस नहीं होते थे, बजट तो सेंटर इंट्रोड्यूस करता था, ठीक है। और प्रोविंस में जो बजट जा रहे थे वो वायसरॉय की मर्जी से जा सकते, प्रोविंस के पास तो इतना पैसा जाएगा। सारा का सारा रिवेन्यू कलेक्शन जो होता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता था, आज भी यही होता है। सारा पैसा इंडिया का कलेक्ट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, फिर वो उस पैसे का बंटवारा करती है नीचे, कितना देगी। तो नीचे वाला हरियाणा कहेगा ज्यादा दे दो, तो उनके कहने से ज्यादा थोड़ी देगी, देने वाला तो ऊपर वाला है, ऊपर वाला मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो नीचे वाले सिर्फ बोल सकते थे कि ऐसा कर दो, ठीक है। तो उनको रिजोल्यूशन मूव करना अलाउड था, लेकिन पूरे के पूरे बजट को चेंज नहीं कर सकते थे, वो एक एक प्रोविजन को चेंज कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बच गया, 1935 बच गया और 1947 बच गया, तीनों बच गए। मुझे लगा था आज थर्सडे, मुझे लगा मैं फ्राइडे को कल पूरा कर दूं, ठीक है। तो अभी मंडे पूरा करेंगे इसको। कल टेस्ट है यहां तक, जहां तक मैंने करवाया यहां तक।